वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक छोटे से लड़के की है जिसके अंदर मल्टीपल सुपर पावर्स है। ये पावर्स उसमें कहाँ से आई है, वो बॉर्न एंड बॉटअप पावर्स थी या फिर उसे कहीं से मिली है, ये एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस होने वाला है। इस बच्चे के फादर हालांकि इस दुनिया में अभी नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। उन्हें कुछ नया इनोवेट करना था और इसी के चक्कर में शायद ये सारे के सारे पावर्स का सिलसिला शुरू हुआ होगा। सुपर पावर्स हमने देखी है, लेकिन आज से पहले एक से ज्यादा मल्टीपल सुपर पावर्स, वो भी एक छोटे से बच्चे में आना, तो गाइस एक गजब की साइ-फाई फैंटेसी सुपर पावर वाली वेब सीरीज है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डियोन है। वो अपनी मदर के साथ में है जिसका नाम निकोल है। पता चलता है कि इनके जो फादर है मार्क, उनकी डेथ हो गई है, तो निकोल अब एक सिंगल मदर के जैसे ही डियोन को बड़ा कर रही है। उसके साथ में खेलती है, उसके साथ में बहुत अच्छे से रहती है और बस वही उसकी पूरी लाइफ है। हम निकोल को अपने घर के अंदर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लेट हो रही थी क्योंकि उसे अपने बेटे को भी रखना है, स्कूल भी छोड़ना है, उसे खुद भी जॉब पे जाना है और काफी सारी चीजें देखनी है। डियोन एक छोटा सा बच्चा है जो कि बस अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है। निकोल इस वक्त काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि वो लेट हो रही थी, तो उसने अपने बेटे को कहा कि इस दूध की बॉल को सिंक के अंदर रख दो। तभी यहाँ पे हमें सबसे पहले डियोन की फर्स्ट पावर के बारे में पता चलता है। डियोन के हाथ से गलती से वो बाउल नीचे गिर गया था, लेकिन उसके अंदर रहने वाला सारा का सारा सीरियल और जो मिल्क था वो हवा के अंदर उड़ने लगा था और जैसे ही उसकी मॉम आई तो ये सारी चीजें अपने आप ही जमीन पे गिर गई। हालांकि निकोल ने ये चीजें नहीं देखी थी, लेकिन डियोन को ऐसा लगा कि जैसे उसने खुद ने मैजिक करा है। निकोल तो पहले ही लेट हो रही थी, ऊपर से उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। अब निकोल डियोन को उसी के साथ में लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, जहाँ पे उसे अपने हस्बैंड की काफी सारी पुरानी यादें आती है कि कैसे वो उसके हस्बैंड के साथ में जाया करती थी। डियोन यहाँ पे बार बार में घर पे हुए मैजिक को दोहराना चाहता था। वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, मैं चीजें उड़ा सकता हूँ, क्या आप इसे देखना चाहेंगी? तो निकोल कहती है कि हाँ, तुम अपने स्कूल क्लासरूम में जाके करना, तुम्हें जो भी करना है, अभी तुम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हो। डियोन कहता है कि मॉम, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ के दोस्त अच्छे नहीं है, मुझे हमारे पुराने घर ही चलना है। लेकिन निकोल कहती है कि हमें यहीं पे रहना ज्यादा जरूरी है। डियोन स्कूल में पहुंचता है तो वो बच्चों के पास में जाता भी है उनसे आगे होकर फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन वो सारे बच्चे डियोन को इग्नोर करके क्लास में चले जाते हैं। ये चीज निकोल देखती है, लेकिन उसे लगता है कि अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। पता चलता है कि निकोल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट लेट हुई थी। जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, उन्हें सारी चीजें बताती है, उसकी फ्रेंड्स भी उसका साथ देती है, बात वगैरह करती है, उसे कंसोल करती है। जिसके बाद हम स्कूल के अंदर डियोन का सीन देखते हैं। उसे कहीं पे भी अपने जैसे बच्चे मिल ही नहीं रहे थे कि वो उनके साथ बैठे और कोई उसे एक्सेप्ट करे। सेम टाइम पे निकोल की मॉम और उसकी फ्रेंड्स भी यही बातें कर रही थी कि तुम्हारा बेटा जैसे स्कूल के अंदर है, क्या उसे बच्चे एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा से व्हाइट और ब्लैक बच्चों का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया ही जाता है, फिर चाहे वो कोई सी भी सिटी क्यों ना हो। हम डियोन की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम एस्पेरेंजा है। हालांकि वो डिसेबल है, लेकिन फिर भी डियोन से बात किया करती है। वो डियोन को आइडिया देती है कि अगर तुम्हें दूसरे दोस्तों से फ्रेंडशिप करनी है तो तुम्हें स्केट बोर्ड करना चाहिए, वो सारे बच्चे स्कूल के बाद वही मिलेंगे। डियोन बच्चा तो था ही और उसे फ्रेंडशिप तो करनी थी बच्चों से, इसी के कारण वो दूसरे दोस्तों के पास चला जाता है। सारे बच्चे डियोन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुझे आता भी है स्केट बोर्ड करना या नहीं आता है, और बस ये बात तो डियोन को लग जाती है, जिसके बाद तो वो स्केट बोर्ड पे धड़ाधड़ प्रैक्टिस करना शुरू करता है और बहुत बार गिरता भी है। लेकिन अब जब सारे बच्चे हंसने लगे थे तो डियोन ने तो ईगो पे ले लिया, जिसके बाद उसका आखिरी वाला स्लिप बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तभी निकोल आ जाती है जो कि डियोन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम बिना बताए यहाँ पे कैसे आ गए, मुझे टेंशन हो गई थी कि कहीं तुम किडनैप तो नहीं हो गए। निकोल पूरे रास्ते डियोन के ऊपर गुस्सा ही कर रही थी। अब जब वो घर के बाहर पहुंचती है तो उसे यहाँ पैट मिलता है। ये निकोल के हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड था जो कि अभी डियोन का गॉडफादर बन गया है, कह सकते हैं हम एक तरीके से केयर टेकर। निकोल पहले ही भड़की हुई थी और उसे जब पता चलता है कि पैट भी यहाँ पे आया हुआ है तो वो गुस्सा करने लगती है। तो डियोन कहता है कि इन्हें तो मैंने बुलाया था। असल के अंदर पैट डियोन को अपने साथ में थोड़ा बाहर लेके जाना चाहता था ताकि वो अच्छा फील कर सके, लेकिन निकोल मना करती है कि आज उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे तो कमरे के अंदर बंद रहना चाहिए, उसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन पैट उसे बहुत समझाता है कि देखो वो छोटा बच्चा है, उसे साथ में जाना जरूरी है और ऊपर से तुम भी तो कितनी परेशान हो रखी हो, तुम्हें थोड़ी देर अपने लिए टाइम मिल जाएगा। और निकोल इस बात के लिए तैयार हो जाती है। पैट अपने साथ में डियोन को ले जाता है बाहर। हम यहाँ निकोल को देखते हैं जो कि खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालती है, वाइन लेती है, बाथटब के अंदर जाके बैठती है और तब हम यहाँ पे इनकी पुरानी मेमोरीज देख पाते हैं कि कैसे निकोल और मार्क एक बहुत ही अच्छे कपल हुआ करते थे। मार्क एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक ऐसा इलेक्ट्रिक केक जिसके अंदर बैठने से शायद इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सके या फिर सामने होने वाली एक्टिविटीज को देख सके, या फिर ये भी हो सकता है कि जो थंडर गिरने वाला हो उससे ये बच सके। मार्क को अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर पूरा भरोसा था और निकोल भी उसके साथ में बहुत खुश थी। निकोल इन्हीं सारी मेमोरीज को याद करते करते रो रही थी। हम एक सीन के अंदर देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्क की डूबने से मौत हुई है, वो पानी के अंदर बस डूबता ही जा रहा है और बच भी नहीं पा रहा है। जिसके बाद में सीन डियोन और पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पैट डियोन को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया करता था, उसके साथ में हंसी मजाक वगैरह किया करता था, सारे लोग इन दोनों को घूरने भी लगे थे। तभी इनके बीच में इनके फादर की बात स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पैट बताने लगता है कि उसके फादर कैसे दिखा करते थे, क्या काम किया करते थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, साथ ही में फिशिंग भी किया करते थे, उन्होंने फिशिंग के अंदर काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। डियोन को ये सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर उसके फादर की डेथ कैसे हुई है और वो दिखते कैसे थे, क्योंकि कभी भी उसकी माँ उसके
उसके सामने ये बात किया ही नहीं करती थी। डियोन बार बार में पूछने लगता है कि आप मेरे फादर के बारे में और क्या क्या चीजें जानते हैं, मुझे सब कुछ बताइए। लेकिन पैट ज्यादा चीजें नहीं बता पाता। अब पैट डियोन को लेके घर पे आ चुका था और साथ ही में निकोल के लिए भी कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता है। लेकिन निकोल को पता चल जाता है कि डियोन को जब आइसक्रीम के लिए मना किया गया था फिर भी उसे आइसक्रीम दी गई। ये दोनों साथ में बैठे थे, स्कूल से रिलेटेड काफी सारी बातें वगैरह कर रहे थे और तभी यहाँ पे डियोन अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछता है तो निकोल बिल्कुल चुप हो जाती है। तो डियोन माफी मांगने लगता है कि सॉरी मॉम, मैं अब से नहीं कहूंगा। निकोल कहती है कि चलो अपने टॉयज को जमाना शुरू करो। और इसी वक्त डियोन के पास में जो सुबह से पावर आ रखी थी उसी पावर के चक्कर में उसके टॉयज अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। पहले तक निकोल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब डियोन कहता है कि मॉम ये मेरी पावर्स है, ये देखिए मैं जादू कर सकता हूँ। उसके बाद में डियोन से अपनी पावर कंट्रोल नहीं हुई, सारे के सारे टॉयज हवा में घूमने लगे, इतनी जोर से सारी की सारी चीजें घूमने लगी कि कुछ चीजें तो निकोल को भी लग गई। उसके एक शोल्डर पे भी एक कट आ गया। जब एक लैंप आके ऑलमोस्ट निकोल को लगने वाला था तो डियोन इन सारी चीजों को पता नहीं कैसे अपने आप कंट्रोल कर लेता और स्टॉप कर लेता और चीजें अपने आप नीचे गिर जाती है। निकोल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर डियोन के साथ में ऐसे कैसे हुआ और उसने ये सारी पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया। निकोल इसी वक्त अपनी बहन केट को कांटेक्ट करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये दोनों ही हॉस्पिटल आ चुके थे। केट एक सर्जन है जो कि हॉस्पिटल के अंदर बस अपनी सर्जरी के लिए जा ही रही थी। जब उसे पता चलता है कि डियोन ने ऐसी ऐसी चीजें करी है, यानी कि चीजों को हवा के अंदर घुमाया है, तो वो निकोल को पागल कहने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद के लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। मैंने माना कि तुम्हारा बेटा कुछ भी कर सकता है लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है और मैं एक सर्जन हूँ और अपनी एक सर्जरी छोड़ के आई हूँ। निकोल उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या समझ रही है, उसने क्या देखा था, उसके बेटे ने कैसे चीजों को हवा में उड़ाया। लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उसे घर जाने की सलाह देती है। अब यहाँ पे निकोल अपने साथ में डियोन को लेके सोने लगती है, उसे कोशिश करती है सुलाने की। अब यहाँ पे वापस से डियोन पूछ ही लेता है अपने फादर के बारे में। तब यहाँ पे निकोल सारी बात बताती है कि कैसे उसके फादर एक बहुत ही बड़े सुपर हीरो थे। वो कुछ टाइम पहले तक ट्रैवल करने लगे थे और एक दिन एक नदी के अंदर एक औरत डूब रही थी, जहाँ पे उसके फादर बिना सोचे समझे एक सुपर हीरो के जैसे कूद गए। उन्होंने उस लेडी को तो बचा लिया लेकिन वो नदी इनके फादर को ले गई। तो यहाँ पे डियोन कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो निकोल कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत बड़े सुपर हीरो है, उन्होंने खुद की जान के बिना परवाह किए किसी और को बचा लिया। साथ ही में उस लेडी का नाम भी नहीं ध्यान था। जो भी हुआ इस चीज से निकोल के हस्बैंड तो चले गए और अब निकोल यहाँ पे डियोन को उसके फादर की पिक्चर्स वगैरह दिखाती है और साथ ही में कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाती है जो कि उसने रिकॉर्ड करी थी। निकोल बताती है कि तुम्हारे फादर जब ट्रैवल किया करते थे तो उससे पहले उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स करी थी, कुछ क्लिप्स बनाए थे और वो हमेशा मुझे भेजा करते थे। वो सारी चीजें डियोन देखता है और उसे भी बहुत खुशी होती है। निकोल को लगता है कि शायद अगले दिन डियोन को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान होगा इन चीजों से। इन्हें पिकनिक के लिए जाना चाहिए और ये दोनों ही अपने पुराने घर की तरफ निकल जाते हैं जो कि बिल्कुल जंगलों के अंदर बना हुआ एक ट्री हाउस था। घर काफी ज्यादा सुंदर था और डियोन सीधा यहाँ पे नदी की तरफ भाग जाता है। निकोल घर के अंदर आती है, अपनी पुरानी चीजों को देखती है, उसे काफी सारी चीजें रिमाइंड होने लगती है। पता चलता है कि निकोल एक बैले डांसर थी जो कि बहुत ही अच्छा डांस किया करती थी। तभी उसे डियोन की आवाज आती है जो कि उसे हेल्प के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मॉम प्लीज चलिए ना, फिशिंग करिए, डैड भी फिशिंग किया करते थे। लेकिन निकोल मना करती है कि देखो हम अकेले हैं, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन डियोन के जिद के चक्कर में उसे भी फिशिंग के लिए जाना पड़ता है। डियोन से अब फिशिंग हो ही नहीं रही थी क्योंकि उसे आता ही नहीं था। तो निकोल कहती है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हम आज फिशी बनाएंगे और फिशी खाएंगे, चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन इतनी ही देर के अंदर तो डियोन का मैजिक स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अब वो चीजों को कंट्रोल कर पा रहा था। इस तालाब के अंदर से निकली हुई सारी की सारी फिशेस ऊपर आ जाती है। निकोल कहती है कि इन्हें जल्दी से नीचे डालो, ये मर जाएंगे, ये बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती है। और तभी डियोन ने तालाब के अंदर से निकले हुए पानी को भी ऊपर की तरफ कर दिया और वो सारा ही पानी फिशेस को अपने अंदर लेने लगा। हालांकि ये चीज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी थी, लेकिन तभी उन चीजों को नीचे करने का वक्त आ गया था। डियोन इन चीजों को नीचे तो कर रहा था लेकिन पता चलता है कि जंगल की बाकी चीजें भी अपने आप नीचे की तरफ खिंचती जा रही थी। पानी में एक बहुत ही गजब तरीके का बवंडर आ गया था, बहुत तेज तूफान था, जंगल के सारे पेड़ पानी में गिरने लगे थे। डियोन को तभी एक ब्रांच लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। निकोल उसे ढूंढ के कैसे तैसे करके निकाल लेती है। दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, वापस आके शांति से सो जाते हैं। निकोल जिसके बाद में अपने हस्बैंड मार्क का शर्ट पहनती है और तभी उसके अंदर से उसे एक चिट मिलती है। ये वही लेडी थी जिसकी जान मार्क ने बचाई थी और वो मर गया था, साथ ही में एक फोन नंबर भी था। डियोन इसी वक्त घर से बाहर चला जाता है। जब उसकी मॉम पीछे पीछे आती है, चिल्लाती है कि आखिर तुम रात में बाहर क्यों निकले। तो डियोन कहता है कि मॉम मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सबको देख पा रहा हूँ। यानी अब तक डियोन के पास में चीजों को हवा में उड़ाने की पावर तो थी ही, लेकिन वो गोस्ट भी देख सकता है। साथ ही में ये चीजें तो निकोल भी फील कर पा रही थी। उसके हस्बैंड का जो सोल था, जो आत्मा थी, वो उसे कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सके डियोन को लो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। निकोल तो बस समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है और डियोन बस सोल से आर पार होता जा रहा था। और इसी के साथ में गाइस ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
राइजिंग डियॉन के सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी भी डियॉन और निकोल अपने घर के बाहर ही खड़े थे। डियॉन ने काफी सारी सोल्स को देखा था और वो बार बार अपनी मॉम को कह रहा था कि मैंने अभी डैड को देखा है, मैंने अभी डैड को देखा है। हालांकि निकोल ने भी अपने हस्बैंड की सोल को महसूस किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी यहाँ के तूफान से, तो अपने बेटे को अंदर ले जाती है, वो उसे सुला देती है और इसी के साथ में उस चिट को देखने लगती है जिसके ऊपर शार्लेट का नंबर लिखा हुआ था। ये वो लेडी थी निकोल के हस्बैंड मार्क के आखिरी वक्त में उनके साथ में थी, क्योंकि शार्लेट की जान बचाते हुए मार्क की जान गई थी। लेकिन निकोल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लेडी की चिट और उसका फोन नंबर निकोल के शर्ट के अंदर कैसे आया है। साथ ही में पुलिस वाले ने ये क्यों कहा था कि शार्लेट आखिरी वक्त पे उनके साथ में थी, तो निकोल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखी थी। उसे अपने हस्बैंड के ऊपर शक नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि आखिर मार्क का उस लेडी के साथ में क्या कनेक्शन है। वो डरती हुई, काफी ज्यादा डरती हुई मॉर्निंग के अंदर शार्लेट को कॉल कर ही देती है। हालांकि कॉल वॉइस मेल पे जाना चाहिए था, लेकिन सामने वाली ने कॉल उठा लिया था। जिसके बाद में निकोल पहले अपने बारे में बताती है कि वो कौन है और फिर अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और कहती है कि देखो, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती, तुम्हें कोई धमकी नहीं देना चाहती, बल्कि मैं अपने पति पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे प्लीज बता सकती हो, ये मैं जानने का हक रखती हूँ कि आखिर मेरे पति का तुम्हारे साथ में क्या कनेक्शन था, वो तुम्हें कैसे जानता था, उसकी डेथ कैसे हुई, वो वहाँ पे उस वक्त क्या कर रहा था, क्या तुम मुझे प्लीज बता सकती हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज इस नंबर पे कॉल बैक जरूर करना। सामने जो भी कॉल पे था उसने निकोल की सारी बात सुनी, लेकिन रिप्लाई कुछ भी नहीं करा और निकोल बस जोर जोर से रोने लगती है। इसी वक्त अभी भी जब डियॉन सो रहा था तो उसके ऊपर एनर्जीज थी, इसी के कारण सारी चीजें हवा के अंदर झूल रही थी। इनके घर के ऊपर कोई नॉक नॉक करता है। निकोल डरी हुई थी, बाहर आती है तो पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि इसी आसपास के एरिया के अंदर हमेशा नजर रखा करता था। वो कहता है कि कल रात बहुत ही तेज तूफान आया था और एक लेडी यहाँ से गायब हो गई थी। अब निकोल को तो पता है कि आखिर तूफान क्यों आया था, वो तो इसके बेटे डियॉन के चक्कर में आया था, तो वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो या अगर आपको कुछ पता चले तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल आसपास हूँ। और निकोल फटाफट से अंदर चली जाती है। वो अभी भी देखती है कि उसके बेटे के ऊपर सारी चीजें हवा के अंदर घूम रही है। काफी ज्यादा परेशान होने के चक्कर में वो पैट को कॉल लगा देती है और उससे बातचीत करने लगती है। उसे बताती है कि कैसे कल रात उसे उसके हस्बैंड के शर्ट के पॉकेट के अंदर से शार्लेट का नंबर मिला। आखिर शार्लेट का नाम तो सब लोग जानते थे, लेकिन उसका नंबर मिलना कितनी बड़ी बात थी। पैट ने मना किया था कि देखो, उस लेडी को तुम कॉल बिल्कुल मत करना, बल्कि तुम नंबर मुझे दे दो, मैं उसके बारे में चेक कर लूंगा। लेकिन निकोल कहती है कि देखो, मैंने उसे कॉल कर दिया है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पैट कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लेकिन निकोल मना कर देती कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने के लिए, मैं यहाँ पे खुद के मन से आई थी, अपने बेटे के साथ में आई थी कुछ अकेले टाइम स्पेंड करने। लेकिन यहाँ पे मुझे शार्लेट के बारे में पता चला। क्या तुम्हें कुछ पता है कि आखिर मार्क अपने आखिरी दिनों में कहाँ जाया करता था? तब पैट कहता है कि देखो, वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने क्या चीजें कर दी है और वो किसके साथ में था। ये बात मुझे सच में नहीं पता, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो और मैं उसके बारे में सब कुछ जान लूंगा। लेकिन निकोल कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है, मैंने बस तुम्हें एक चीज बताई है, तुम बिल्कुल भी उसके बारे में रिसर्च नहीं करोगे। तब पैट भी उसे समझाता है कि ठीक है, मैं रिसर्च नहीं करूंगा, लेकिन तुम उस लेडी का कॉल नहीं उठाना, तुम्हें भी नहीं पता कि वो आखिर किस तरीके की औरत हो सकती है, वो पैसे मांगेगी या फिर तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, ये बात किसी को भी नहीं पता। बस निकोल पैट की ये सारी बातें सुन के उसका फोन रख देती है और अब पैट भी कहीं ना कहीं इसी रिसर्च में लग जाता है कि अब तो उसे चेक करना ही पड़ेगा कि आखिर कौन है शार्लेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब डियॉन उठ गया था तो निकोल अपने साथ में उसे वापस से नदी के किनारे ही लेके गई थी और इस बार उसे वो मना नहीं करती है कि नहीं, तुम पावर्स का इस्तेमाल मत करो, बल्कि वो कहती है कि तुम वापस से करके दिखाओ, एक बार फिर से पानी के अंदर से मछली निकालो, पानी निकालो और पेड़ों को नीचे झुकाने की कोशिश करो। तो डियॉन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बार बार भी नहीं होता है, मुझे बहुत ज्यादा पावर्स लगानी पड़ती है। तब निकोल कहीं ना कहीं उसकी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि थोड़ा काम होने की कोशिश करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें इन चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन डियॉन एक बहुत ही छोटा बच्चा था, तो उसे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, बल्कि वो अपने इन पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना भी नहीं सीखता है। बार बार में निकोल कहती है कि अपनी पावर्स पे ध्यान लगाओ ताकि तुम उन पे कंट्रोल कर सको। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में डियॉन के सामने गिलहरी आती है। डियॉन उसका पीछा करता है और भागते भागते सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि डियॉन की तीसरी पावर कि वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी वक्त। बेचारी निकोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सीधा अंदर की तरफ भागती है ताकि वो सीढ़ी वगैरह ला सके। ऊपर से डियॉन को अस्थमा का प्रॉब्लम भी था, तो उसका पंप भी लाना था। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, कैसे तैसे करके निकोल ने उसे खोला, वहाँ से सीढ़ी लेके आई, ऊपर चढ़ी, अपने बेटे को उतारा, उसे पंप दिया। जब ये लोग नीचे उतरे तभी पता चलता है कि निकोल के पास उसकी बहन केट का कॉल आता है। वो उसे एक नई जॉब का ऑफर करती है। उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त निकोल अपने लेक वाले घर की तरफ चली गई है। हालांकि निकोल को जॉब की जरूरत थी, लेकिन अभी जिस वक्त वो डियॉन के साथ में यहाँ पे रह रही थी तो वो बाहर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन उसकी बहन बताती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, यहाँ पे इतनी सारी लाइनें लग गई है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए इंटरव्यू शेड्यूल कर चुकी हूँ और तुम्हें तो यहाँ पे अगले ही सेकंड भाग के आ जाना चाहिए था, ये इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है, तुम आखिर इसके लिए मना कैसे कर सकती हो। अब आखिर निकोल को जॉब की जरूरत सच में थी, क्योंकि उसके पास में पैसे खत्म हो रखे थे। तो जहाँ वो ज्यादा दिनों की प्लानिंग करके आई थी, उसे बस हैंड टू हैंड अपना सामान वामान पैक करके डियॉन के साथ में निकलना पड़ता है। डियॉन जाने से पहले एक लेटर लिखता है जो कि खुद के डैड के नाम था कि डैड, अगर आप यहाँ पे आए तो आप हमारे घर आ जाइएगा, क्योंकि हमें यहाँ से अर्जेंट में जाना पड़ा। दूसरी तरफ हम पैट को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर था तो वो भी एक रिसर्चर, लेकिन उसे अपने मन के मुताबिक
मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। तभी वो अपनी बॉस के पास में जाता है और कहता है कि क्यों ना मैं भी साइंटिस्ट वाली टीम के अंदर ज्वाइन कर लूं, मैंने भी कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसकी सीनियर पैट की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और उसे कोई प्रमोशन देने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी और पैट बेचारा खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। हम जिसके बाद निकोल को देखते हैं कि अब उसके पास जब धीरे धीरे करके पैसे खत्म होने लगे थे और वो एक मेडिकल की शॉप के अंदर गई थी तो उसका इंश्योरेंस भी खत्म होने लगा था, तो उसे छोटी छोटी चीजें भी बहुत महंगे दाम के अंदर मिल रही थी। उस वक्त डियोन को एक चॉकलेट लेनी थी जो कि अपने आप ही उसके पास में उड़ उड़ के आ रही थी। उस वक्त तो निकोल ने इस चीज के पैसे दे दिए थे, लेकिन जैसे ही डियोन बाहर जाने लगता है तो चॉकलेट्स भी उसका पीछा करने लगती है। शॉपकीपर भागता हुआ आता है तो इतनी ही देर के अंदर निकोल डियोन को लेके यहाँ से निकल जाती है। अब तक निकोल केट के हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुकी थी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो केट डांटने लगती है कि आखिर तुम अपने बेटे को साथ में क्यों लाई हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इंटरव्यू देना है तो थोड़ी देर के लिए घर छोड़ा थी। तो निकोल कहती है कि नहीं, मैं इस वक्त अभी से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो केट कहती है क्या तुम प्रिपेयर्ड भी हो या नहीं हो, तुम्हें जॉब चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो निकोल कहती है कि नहीं मुझे सच में चाहिए, प्लीज मेरी बात समझो, मुझे सच में जॉब चाहिए। तो यहाँ पे केट कहती है ठीक है तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखती हूँ। निकोल अंदर चली जाती है लेकिन जाने से पहले डियोन को कह के जाती है कि प्लीज किसी भी पावर्स का इस्तेमाल मत करना। डियोन कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। हालांकि निकोल अंदर तो चली जाती है लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान बाहर ही था क्योंकि उसका बेटा नॉर्मली ऐसी चीजें नहीं करता। अभी जब उसके पास में पावर्स है तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ भी गड़बड़ चीजें कर सकता है, इसी के कारण उसका पूरा ध्यान बाहर था। वहीं पे हम पैट को भी देखते हैं जो कि शार्लेट के ऊपर काफी सारी रिसर्च कर रहा था और साथ साथ में डियोन के साथ गेम भी खेल रहा था ताकि वो उसे बिजी रख सके। वो डियोन से बातें करके कॉमिक से रिलेटेड बात करता है, उसके गेम से रिलेटेड, उनके घूमने फिरने से रिलेटेड कई सारी बातें करता है। और निकोल का पूरा ध्यान बाहर था कि उसका बेटा आखिर क्या एक्टिविटी कर रहा है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब डियोन सीधा हवा के अंदर उड़ने लग जाता है, अपनी पूरी चेयर को हवा में ले जाता है और निकोल सीधा आधे इंटरव्यू के अंदर से भागती हुई अपने बेटे के पास चली जाती है और उसकी चेयर को नीचे करती है। साफ था कि निकोल को इस इंटरव्यू से निकाल दिया गया है, उसके लिए अब ये जॉब एप्लीकेबल है ही नहीं। और ऊपर से उसकी बहन केट भी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ये करा क्या। केट को कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसी के कारण वो सीधा पैट को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम जानते हो कि निकोल के साथ में क्या हुआ है या फिर डियोन की कुछ तबीयत खराब है, क्या तुम बता सकते हो हुआ क्या है। तो पैट यहाँ कहता है कि हाँ मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता लेकिन हाँ ये कुछ परेशान तो चल रही है। तो कैट कहती है कि क्या तुम उसके घर जा सकते हो, तुम्हारी तो आदत है हमेशा इधर उधर जाने की, तो उसके घर जाओ और पता लगाओ कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि निकोल के साथ में कुछ तो गलत है। तो पैट कहता है ठीक है फिर मैं आज जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं कि निकोल अपने घर के सारे फर्नीचर को काफी ज्यादा फिक्स कर रही थी क्योंकि बार बार में डियोन के मैजिक से हर एक चीज उड़ने लगी थी और चीजों से नुकसान भी हो रहा था। यहाँ पे डियोन बस खेल रहा था, बार बार में अलग अलग तरीके की कॉस्ट्यूम पहन के दिखा रहा था क्योंकि अब वो एक सुपर हीरो बन गया है तो उसे भी एक कॉस्ट्यूम की जरूरत थी। तभी इनके दरवाजे पे इनका लैंडलॉर्ड आ जाता है जो कि बोलता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पे ड्रिल कर सकती हो, तुम्हें इसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। लेकिन इतनी ही देर में पास के कोई पड़ोसी भी निकल के आ जाते हैं जो कि निकोल की मदद करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, आपको लगभग 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, वो भी घर में घुसने के लिए। तो ज्यादा लोगों के होने के चक्कर में लैंडलॉर्ड को यहाँ से जाना पड़ता है और निकोल उन लोगों को थैंक यू करती है। लेकिन ये लेडी बिन बुलाए मेहमान के जैसे सीधा घर के अंदर चली आती है, जबकि निकोल को पता था कि उसका बेटा डियोन अभी घर के अंदर मैजिक कर रहा है, चीजों को हवा के अंदर उड़ा रहा है, तो वो आखिर कैसे किसी को घर में ले। लेकिन फिर भी ये लेडी बिना रुके घर में आ जाती है। तो निकोल डियोन को कहती है अपने कमरे के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। हालांकि निकोल को इस लेडी से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि डियोन पहले से घर में चीजें उड़ा रहा था। इतनी देर में यहाँ पे पैट का कॉल आता है जो कि निकोल को बताता है कि उसने शार्लेट के ऊपर रिसर्च करी थी, उसे काफी सारी चीजें पता चली है कि शार्लेट अपने पहले के टाइम पे क्या किया करती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो भी 12 अगस्त के दिन ही गायब हुई थी जिस दिन मार्क गायब हुआ था। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है क्योंकि उसके बाद से उसकी कोई सोशल मीडिया वगैरह लाइफ कुछ भी नहीं दिखाई जा रही है। तो आखिर ऐसे हो कैसे सकता है, क्या वो जिंदा है या फिर वो कहीं गायब हो गई है या फिर मार्क के साथ कहीं पे है। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। तो निकोल यहाँ पे डांटती भी है पैट को कि मैंने जब तुम्हें मना किया था कि तुम उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करोगी तो आखिर तुम क्यों कर रहे हो। तो पैट कहता है कि देखो मैं बहुत थोड़ी सी चीजें कर रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे नंबर दे दोगी तो मैं काफी सारी चीजें पता लगा लूंगा, प्लीज मुझे नंबर दे दो। लेकिन निकोल उसे नंबर नहीं देती है। दूसरी तरफ ये लेडी कहने लगती है निकोल को कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो निकोल कहती है कि नहीं नहीं वो बस मेरे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है और मेरे बेटे का गॉडफादर है, तो वो हमारी मदद करता रहता है। कहीं ना कहीं वो निकोल को पैट के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो स्मार्ट है तो तुम्हें डेट करना चाहिए। और इतनी ही देर में निकोल के घर पे छोटी सी एस्पेरेंजा आ जाती है जो कि होमवर्क लेकर आई थी डियोन के लिए। एस्पेरेंजा डियोन के कमरे में चली जाती है और डियोन यहाँ पे एस्पेरेंजा को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद दोनों बातें वगैरह करने लगते हैं, खुद के कमरे के अंदर खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद में ये लेडी भी यहाँ से जाने लगती है और साथ ही में एस्पेरेंजा भी जाने लगती है। तब निकोल नीचे आती है तो उसे पता चलता है कि पैट जस्ट अभी अभी इन लोगों से मिलने के लिए आया है। पैट बात को घुमा देता है और कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों के लिए खाने के लिए चीजें लाया था और कुछ भी नहीं, तुम बस इसे एक्सेप्ट कर लो और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे तुम लोगों की टेंशन हो रही थी तो मैं आ गया। वो खाना देके बस जाने वाला था लेकिन निकोल को भी लगता है कि शायद उसे बातचीत करनी चाहिए। तो निकोल खाना वगैरह लेके उसे बातचीत करने लगती है कि आखिर क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, उसके हस्बैंड से रिलेटेड इन्हें क्या बात पता चली है, शार्लेट से रिलेटेड क्या बात पता चली है, शायद इन्हें अंदर बैठ के कुछ बातचीत वगैरह करनी चाहिए। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि ऊपर डियोन एक ऐसे छोटे से बच्चे को देख रहा था जिसका डॉल नीचे गिर गया था और बार बार में डियोन कह रहा था कि अरे उसका डॉल गिर गया है, अरे उसे वापस दे दो, वापस दे दो। कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा मोटिवेशन से बोलते हुए डियोन सीधा नीचे ही पहुंच जाता है। यहाँ एक तरफ निकोल और पैट नीचे बात कर ही रहे थे और ये अपने सामने देखते हैं कि इनका बेटा डियोन नीचे आ गया है और आखिर नीचे कैसे आया ये भी किसी को नहीं
पता, लेकिन तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है जो कि ऑलमोस्ट डियोन को मारने ही वाली थी, लेकिन न जाने कैसे डियोन सीधा अपनी माँ निकोल के पास आ जाता है, गोदी में आ जाता है। निकोल बुरी तरीके से रोने लगती है कि बेटा मैं तुम्हें अभी के अभी खो देती, आखिर तुम नीचे कैसे आए। लेकिन वो सेम टाइम पे ये भी नोटिस करती है कि ये चीज पैट ने भी देखी कि पहली बात तो डियोन नीचे आ गया, दूसरी बात सीधा उसकी गोद में आ गया, ना तो कार से उसका एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीजें कैसे हो गई। इसका मतलब है कि अब पैट को भी पता चलने वाला है कि डियोन के पास में क्या क्या पावर्स है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राइजिंग डियोन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे पैट को भी सारी चीजें पता चल चुकी थी कि डियोन के पास में काफी सारी पावर्स है। अब जैसा कि ये चीजें उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी कि डियोन इनविजिबल हो गया था और वापस से अपनी मॉम के पास में आ गया था, तो ये तीनों अभी एक साथ में बैठे थे। डियोन सच में बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसका एक्सीडेंट होने वाला था। ऊपर से निकोल तो हद से ज्यादा डरी हुई थी कि शायद आज वो डियोन को खो देती। यहाँ पे इस वक्त बस पैट अपनी आंखों से देखना चाहता था कि डियोन के पास में आखिर किस तरीके के पावर्स है, लेकिन इस वक्त डियोन किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तो वो उसके साथ में गेम्स खेलने लगता है, प्लेन को उड़ाने लगता है और बस बच्चों के साथ में जैसे गेम खेला जाता है वैसे ही करने लगता है। और डियोन भी खड़ा होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उसे दिखाता है कि किस तरीके से वो अपने माइंड से सारे के सारे प्लेन्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें क्रैश भी करवा सकता है। बस प्रॉब्लम यही थी कि वो अपनी पावर्स पे अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर अब इसकी पावर्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जहाँ पे पैट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा और उसके बाद में तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। वैसे भी हर एक स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत तो होती ही है। यहाँ पे डियोन भी अपनी मॉम को बहुत प्लीज करता है कि मॉम प्लीज मुझे पैट की जरूरत है, मुझे उसके साथ में रहने दीजिए, हमें एक टीम बिल्डअप करने दीजिए। इसके बाद में कहीं ना कहीं बस डियोन को इस तरीके से समझाया जाता है कि वो अपनी चीजों को अभी कंट्रोल करना सीखेगा और उसे बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। निकोल जिसके बाद में डियोन को अपने रूम में ले जाती है, उसे सुलाने लगती है। हालांकि निकोल इस रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो वो जैसे ही बाहर आती है तो जोर जोर से रोने लगती है। पैट उसके पास में ही था, वो उसे समझाता है, संभालता है और कहता है कि इतने दिनों से तुम ये सारी चीजें अकेली हैंडल कर रही थी। और निकोल इन चीजों को देख के और ज्यादा रोने लगती है कि हाँ, मैं इवन किसी को बता भी नहीं सकती कि आखिर डियोन के साथ में हो क्या रहा है, सब मुझे पागल समझेंगे। पैट पूरे घर को देखता है जहाँ पे हर एक चीज की प्रूफिंग कर रखी थी, जो चाइल्ड प्रूफिंग होती है वो चीज, ताकि कोई भी चीज आखिर डियोन को ना लग जाए। निकोल चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डियोन के साथ में चीजें अनकंट्रोलेबल थी। उसकी पावर्स को अगर कंट्रोल करना है तो उसे किसी न किसी चीज पे फोकस करना ही पड़ेगा। पैट हालांकि हंसी मजाक की बातें कर रहा था, जैसे कि थॉर के पास में उसका हैमर था, एवेंजर्स के पास में अपनी अपनी इक्विपमेंट्स थे और उन्हीं सबसे उन्हें पावर मिलती थी। तो हो सकता है कि डियोन का भी ध्यान किसी एक चीज के ऊपर होगा, तो क्यों ना तुम किसी ऐसी चीज को ढूंढो। निकोल चिल्लाने लगती है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, वो सारी स्टोरीज हैं, यहाँ पे रियल लाइफ की बातें हो रही है। तो पैट कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो चीजें एग्जिस्ट करे, बल्कि तुम ऐसी चीज बना भी सकती हो, कोई वो चीज जो कि उसे बहुत ज्यादा अटैच हो। जिसके बाद में निकोल जाती है और उसके हस्बैंड के कुछ चीजों के अंदर से ढूंढ के एक वॉच निकाल के लेकर आती है। अगली सुबह जब डियोन उठता है तो निकोल उसके पास में वही वॉच लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हारी सारी पावर्स इसी वॉच की है, ये तुम्हारे फादर पहना करते थे और इसी से उनकी पावर्स कंट्रोल हुआ करती थी, तुम अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारी पावर्स भी कंट्रोल होने लगेगी। अब डियोन एक छोटा सा बच्चा था, इसी के कारण इस बात के ऊपर विश्वास करने लग जाता है कि वो वॉच ही उसकी सारी पावर्स को कंट्रोल करेगी और अब वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। अब तो इवन निकोल उसे स्कूल जाने के लिए भी अलाउ कर देती है, लेकिन उससे पहले उसे एक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये दोनों एक कैंडी शॉप के अंदर जाते हैं और डियोन को बस अपनी पावर्स को कंट्रोल रखना था। हालांकि यहाँ पे जितनी भी चॉकलेट्स थी वो सारी उछल रही थी, लेकिन डियोन अपनी पावर्स पे बस कंट्रोल कर रहा था कि ये सब चॉकलेट्स निकल के बाहर ना आ जाए। और फाइनली डियोन ने ये चीज कंप्लीट कर ली। निकोल डरी हुई थी कि आखिर उसे स्कूल कैसे भेजे, हो सकता है कि बच्चों के बीच में वो अपनी पावर्स दिखाए, सारे बच्चे डर जाए, वो किसी को हार्म ना कर दे। इसी के कारण बस वो क्लास के बाहर ही खड़ी थी। तभी उसे स्कूल का एक टीचर देख लेता है और निकोल को कहता भी है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने बेटे को अभी अभी एडमिशन दिलाया है, लेकिन आपको घर तो जाना पड़ेगा। जहाँ पे निकोल उसे बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या यहाँ पे वॉलंटियर की कोई जॉब है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये टीचर निकोल को वॉलंटियर की फॉर्म भराने के लिए ले जाता है। इससे होगा ये कि निकोल अपने बेटे के बस आसपास ही रहेगी। इस वक्त डियोन अपने क्लासरूम के अंदर था, जहाँ पे उनके टीचर उन्हें एक साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे कि पहले अर्थ पे क्या हुआ करता था, मार्स नाम की चीज को क्या कहा जाता था, इवन अब वहाँ पे रोबोट्स भेजे जाने लगे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड इन सारे बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है, तो इन्हें ग्रुप बनाना है और उसी ग्रुप से स्टडी करते हुए जल्दी एक एग्जीबिशन आने वाली है, वहाँ पे इन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। एस्पेरेंजा हमेशा से डियोन के आसपास ही रहती थी और आज भी उसने बेमतलब में डियोन के साथ में ग्रुप बना लिया। डियोन को हालांकि एस्पेरेंजा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी थी बस वही उससे बात किया करती थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद में जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो डियोन को जो बच्चे बुली किया करते हैं वो उसके आसपास खड़े थे और मजाक में कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मैजिक करके दिखाता हूँ, तुम अपनी ये वॉच दो। हालांकि डियोन मना करता है, लेकिन बाकी बच्चे हंसने लग जाते हैं। इस चक्कर में डियोन को वो वॉच देनी पड़ती है, जिसके बाद तो जॉन नाम का लड़का उसकी वॉच ले जाता है। हालांकि डियोन काफी दूर खड़ा था, लेकिन वो बहुत जोर से बोलता है कि जॉन प्लीज मेरी वॉच लौटा दो, वो मेरी डैड की वॉच है, मुझे वापस दे दो। लेकिन जॉन था कि वॉच देता ही नहीं है और डियोन की पावर्स इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि कोई इनविजिबल फोर्स आके उसे लगता है और जॉन बहुत दूर जाके गिरता है, जिसके बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इसके बाद तो स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डियोन ने उसे धक्का दिया था। हालांकि डियोन समझाता भी है कि उस बच्चे ने मेरी वॉच ले ली है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल इन दोनों को ही उठा के अपने रूम के बाहर लेके जाते हैं। इवन डियोन को तो 2 दिन के लिए सस्पेंड करने वाले थे। तभी
बाय चांस निकोल यहाँ पे आ जाती है और सारी सिचुएशन को समझने लगती है और खुद अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुमने इसे धक्का दिया। डियॉन रोने लगता है और कहता है कि नहीं मॉम, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, इवन वो मेरी वॉच लेके भाग गया था। सब जॉन से पूछते भी हैं, तब जॉन बताता भी है कि हाँ उसने वॉच उठाई, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल डियॉन को ही बार बार में पनिशमेंट देने लगते हैं। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि डियॉन एक ब्लैक था और जॉन एक व्हाइट था। अब आज भी ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंशिएट चल ही रहे हैं, इनके बीच में गैप काफी ज्यादा है। आज भी व्हाइट लोग ब्लैक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी देर में इनका टीचर आता है, लेकिन बेचारे वो भी हेल्प नहीं कर पाते हैं और डियॉन को जस्टिस नहीं दिलवा पाते, बल्कि उस बच्चे को 1 घंटे का एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल जाता है। इवन उसका प्रिंसिपल भी ये चीजें नहीं समझ पाता। यही चीज निकोल रोते रोते अपनी बहन को कॉल करके सब कुछ बताती है, जहाँ पे केट कहती है तुमने उसको गलत स्कूल में क्यों डलवाया, जहाँ पे निकोल कहती है कि इस वक्त ये फालतू की बातें मत करो, अभी करना क्या है ये बताओ। उसकी बहन कहती है कि अब तुम कर ही क्या सकती हो, तुम्हें समझाना पड़ेगा, इस वक्त की सारी रियलिटी उसे समझानी पड़ेगी कि आखिर वो जहाँ पे भी रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब भी उसे ये सारी की सारी चीजें फेस करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ इनकी क्लास के टीचर भी डियॉन और जॉन दोनों से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांग के कहते हैं कि हम आज के बाद ये चीजें नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनल इस टीचर को भी पता था कि ब्लैक बच्चों के साथ में और ब्लैक लोगों के साथ में हमेशा ही पार्शियलिटी होती रहेगी। निकोल अपनी फ्रेंड से भी जाके मिलती है और उसे भी सारी सिचुएशन बताती है कि उसके साथ में आज क्या हुआ, उसके बेटे के साथ में क्या हुआ, जबकि वो बेटा कितना छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 7 साल का है, फिर भी उसके साथ में पार्शियलिटी हो रही है। इसी वक्त निकोल के पास में कॉल आता है और ये कॉल शार्लेट का था, जो कि उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाती है। जिसके बाद में सीन यहाँ पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो देखता है कि जो उसकी सीनियर है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ जानवरों को लेकर आई थी। वो भागा भागा जाता है और अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। तो उसकी जो सीनियर थी वो बता देती है कि पैट सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर है। पैट समझाने की कोशिश करता है कि मार्क यानी कि उसका दोस्त जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर सकता है, उसे एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन ये सीनियर उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि तुम एक इंजीनियर हो, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम्हारे भेजे हुए ईमेल्स को मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी और काफी ज्यादा टाइम है, तुम यहीं पे अपना काम करो। और पैट को वो मौका नहीं मिल पाता जिसके ऊपर वो हमेशा से काम करना चाहता था। इवन वो ये भी देखता है उसके बेसमेंट के अंदर काफी सारे जानवरों को लाया गया है इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए। हालांकि ये चीजें थोड़ी अबनॉर्मल है, लेकिन इन चीजों पे वो इस वक्त ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसी वक्त उसके पास में निकोल का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बोलती है कि आज डियॉन को तुम स्कूल से ले जाना, मैं किसी काम से जा रही हूँ। निकोल एक गार्डन के अंदर पहुंच जाती है और उसे शार्लेट बार बार में कॉल करती है, लेकिन निकोल को अपने आसपास कहीं पे भी शार्लेट नहीं दिखती है। शार्लेट उसे कॉल पे कहती है कि तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो, अगर तुमने मुझसे फालतू की बात करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो निकोल उसे फाइनली बता ही देती है कि उसके बेटे के साथ में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसके पास में पावर्स है और मैं तुम्हें अगर समझाऊंगी तो तुम मुझे समझोगी भी नहीं, तुम मुझे पागल समझोगी, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे मार्क से रिलेटेड बात करनी है, प्लीज मेरे सामने आओ। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि जो शार्लेट है वो भी इनविजिबल हो रखी थी और निकोल के सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि जो पावर्स डियॉन के पास में है वही पावर शार्लेट के पास में भी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डियॉन की स्कूल की छुट्टी हो गई है। एस्पेरांजा और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। एस्पेरांजा भी लेट ही अपने घर पे जाती है। डियॉन को उसके बाकी दोस्त छेड़ते हुए जा रहे थे, बहुत ज्यादा बुली करते हुए जाते हैं। पैट आता है, उसे अपने साथ घर की तरफ लेके जाता है और ये दोनों जब घर के अंदर एंटर कर ही रहे थे तब पैट को पता चल गया था कि डियॉन के साथ में आज तो स्कूल में कुछ तो गड़बड़ हुई है। जहाँ पे डियॉन बताता है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। तो पैट कहता है कि कोई बात नहीं यार, मेरे भी दोस्त नहीं है, चलो हम घर जाएंगे, हम घर जाके मस्ती करेंगे। और जैसे ये लोग घर के एंट्रेंस पे आते हैं तो इन्हें अपनी नेबर मिलती है। उनके बच्चे भी कहीं खेलने के लिए बाहर जा रहे थे। ये सब आपस में हाय हेलो करते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए सब एक साथ ही चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शार्लेट और निकोल आपस में बात कर रहे थे। निकोल को हमेशा से यही डाउट था कि मार्क का शार्लेट के साथ में कोई अफेयर चल रहा है। शार्लेट यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से सालों पहले ये सारे लोग एक कॉन्सर्ट के अंदर गए थे, इवन उस कॉन्सर्ट के अंदर तो पैट भी था। वहाँ पे कुछ बहुत गलत चीजें हुई थी, जैसे कि आसमान फटा था, काफी ज्यादा तूफान आया था, जो लोग बाहर थे उन सब लोगों के साथ में कुछ चीजें गड़बड़ हुई। हालांकि शार्लेट को भी ये चीजें फील करते करते बहुत ज्यादा साल लग गए। इवन उसे तो अपनी पावर समझते हुए भी 1 साल के ऊपर निकल गया था। अब यहाँ पे निकोल का पूछना था कि आखिर मार्क तुम्हारे साथ में क्यों कांटेक्ट में था। तो यहाँ पे शार्लेट बताती है कि मार्क के पास में भी वही पावर्स थी जो मेरे पास में थी। हम दोनों बिल्कुल सेम सिचुएशन से डील कर रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। इवन वो तो इन पावर्स को चेक कर रहा था और उसे बहुत सारी चीजें पता भी चल गई थी कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे है, उनके आसपास का उनके होने का रीजन क्या है। वो सारी चीजें इवन मुझे बताने भी वाला था, इसीलिए हम लोग मिलने वाले थे। इस बात के ऊपर तो निकोल को बहुत ज्यादा शौक लगता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे डियॉन और पैट को देखते हैं। डियॉन इस वक्त कहता है कि उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता, वो फुटबॉल के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ पे पैट कहता है कि क्यों ना तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो। डियॉन कहता है कि मॉम ने मना किया था कि बाहर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पैट कहता है तुम्हारी मॉम थोड़ी ना है, यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी को भी पता मत चलने देना कि तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम इससे अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर पाओगे और ऊपर से तुम जीत भी तो जाओगे। अब बताओ कि तुम्हें जीतना है या हारना है। ओवरऑल पैट ने डियॉन के लिए एक तरीके का मैच सेट कर दिया था ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और अच्छी तरीके से करे और किसी को पता भी ना चले। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है, सब लोग खेलते हैं और डियॉन बैक टू बैक अपनी माइंड पावर से बॉल को बार बार में गोल कर देता है और उसने बहुत सारे गोल करे थे। इतना छोटा सा बच्चा नहीं कर पाता ये चीजें और सब लोग उसे इम्प्रेस हो गए थे। इवन पैट भी कहता है कि तुमने तो आज डियॉन बहुत ही गजब का काम किया। दूसरी तरफ सीन वापस से शार्लेट और निकोल के ऊपर शिफ्ट होता है। निकोल बस रो ही रही थी कि आखिर उसके हस्बैंड को मार्क को उससे बात करनी चाहिए थी, उसे समझना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। लेकिन शार्लेट कहती है कि वो खुद डरा हुआ था, बल्कि वो तुम लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता
चाहता था, उसकी हर एक बात में तुम लोगों का जिक्र था। वो पूरे टाइम बस अपनी फैमिली की ही बात किया करता था। इवन वो इसके ऊपर बस रिसर्च कर रहा था ताकि कोई चीजें गड़बड़ ना हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्क के पास में पावर थी, इसी के कारण ये सारी की सारी पावर डियोन के पास में आई है। शार्लेट कुछ और बातें बता पाती इससे पहले वो यहाँ पे डरने लग जाती है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे मारना चाहता है, इसी के कारण वो यहाँ से इनविजिबल होकर भाग जाती है। निकोल चिल्लाती रह जाती है कि देखो तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज वापस आओ। जिसके बाद में सीन यहाँ पैड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट रात हो गई थी जब तक उसने डियोन का ध्यान रखा था। अब निकोल भी वापस आ चुकी थी और पैड को बता देती है कि वो शार्लेट से मिलने के लिए गई थी। और इसी के साथ में जितनी भी बातें उसने शार्लेट से करी वो सब कुछ पैड को बता देती है। सबसे पहले तो पैड का दिमाग खराब होता है कि ओ माय गॉड, सेम डे मैं भी था, लेकिन मैं कैंप के अंदर बैठ के अपना काम कर रहा था, मैं बस बाहर नहीं निकला था और मुझे पावर्स नहीं मिली। वहाँ पे जितने भी लोग थे मतलब उन सबको पावर्स मिली और मुझे नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? और मार्क ने ये बातें मुझे कभी नहीं बताई, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पैड को इस बात का भी दुख था कि शायद अगर उसे पावर्स मिल जाती तो अच्छा रहता, हो सकता था कि वो मार्क की जान बचा पाता या फिर वो लोग आपस में कोई बातचीत कर पाते, लेकिन उसे पावर्स नहीं मिली। वो अभी भी शार्लेट के नंबर मांगता है, लेकिन निकोल उसे नंबर्स नहीं देती और कहती है कि अगर वो मुझ पे बिलीव करती है तो उसे मुझ पे बिलीव करने दो, मैं उसका बिलीव नहीं तोड़ सकती हूँ। निकोल अपने बेटे के पास में जाती है और आज का जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि उसे व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो पार्शियलिटी है, जो डिफरेंसेस उसे आगे जाने वाली लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, उसे वो सब कुछ समझाती है कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया और वो चीज बिल्कुल गलत थी, लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा कलर अलग है और तुम्हें फ्यूचर के अंदर भी इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा इन चीजों को जानता था और कहता भी है कि क्या ये चीजें हमें अभी भी फेस करनी पड़ती है इस नए जमाने में भी। तो निकोल बस रोती हुई कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन तुम स्ट्रांग हो, तुम हमेशा से सही हो, बस ये बात ध्यान रखना। डियोन छोटा था, इस बात को समझ भी जाता है और बस अपनी मॉम को प्यार करते हुए सो जाता है। जिसके बाद में निकोल अभी बैठी ही थी और इसी वक्त उसके पास एक मैसेज आता है जो कि शार्लेट का था। शार्लेट ने उसे एक वीडियो भेजा था और उसके अंदर बताया था कि आखिर वो किन चीजों से परेशान है, यानी कि कौन है जो कि उसे मारना चाहता है। एक बहुत ही भयंकर स्ट्रोम के अंदर से एक एंटिटी निकल के बाहर आ रही थी जो कि कम्प्लीटली थंडर से बनी हुई थी, बिजली से बनी हुई थी। और शार्लेट ने इवन ये भी बताया था कि इसी ने मार्क को जान से मारा है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राइजिंग डियोन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी के बारे में हमें बताया जाता है। सुबह मॉर्निंग रूटीन के अकॉर्डिंग अपने उठता है, उसके साथ उसका बेटा भी रहता है। वो दोनों अच्छे से बातचीत वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, बाहर आते हैं, बिल्कुल शहर के बाहर रहते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं। तभी उसका बेटा देखता है कि उसका उगाया हुआ एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर का पौधा था, वो टूट फूट गया है, किसी जानवर ने शायद खराब कर दिया होगा। तभी वो अपने फादर को कहता है कि देखिए ना, इसे किसी ने खराब कर दिया, ये बहुत ही सुंदर पौधा था। और तब उसके फादर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात हो गई है। तो ये बेटा कहता है कि क्या आप प्लीज इसे ठीक कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये आदमी मिट्टी के अंदर हाथ डालता है और कुछ ही देर के अंदर वो पौधा एकदम हील हो जाता है। इवन उसके अंदर तो कह सकते हैं जान आ जाती है, क्योंकि सारे के सारे फ्लावर्स भी खिल जाते हैं। इसका मतलब है गाइस की सिर्फ डियोन ही ऐसा नहीं है जिसके पास में पावर है, बल्कि यहाँ पे कुछ और लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके पास में ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं। जिसके बाद में हम यहाँ निकोल को देखते हैं जो कि पैड को वही स्क्रीनशॉट दिखा रही थी जो कि कल उसने वीडियो के अंदर देखा था और उसका प्रिंट निकलवा लिया था। इसके अंदर किसी तरीके की एंटिटी बनी हुई है, कोई इंसान है, साथ ही में कोई और लोग भी हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं। तो आखिर ये सब कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से आए होंगे, या फिर कोई चीज है जो कि मार्क को मारना चाहती थी, या फिर अगर इसके बारे में पता चल जाए कि ये स्क्रीनशॉट किसने डाला था, यानी कि वीडियो किसने अपलोड करी थी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वीडियो किसने ली थी और वहाँ पे हुआ क्या था। और कुछ नहीं तो मार्क के बारे में पता चल जाएगा, और कुछ नहीं तो डियोन के बारे में पता चलेगा कि आखिर उसके पास में ये पावर्स आ कहाँ से रही है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इसी वक्त यहाँ पे कैट आ जाती है, यानी कि निकोल की बहन जो कि डॉक्टर है। इस वक्त डियोन का 1-2 दिन बाद में बर्थडे आने वाला था, तो वो डियोन की बर्थडे पे नहीं आके पहले आ जाती है और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी जो कि एक आईपैड था। हालांकि वो नया नहीं था, कैट का पुराना ही था, लेकिन निकोल उसे कहती है कि डियोन बहुत ज्यादा छोटा है इसके लिए, तुमने उसे अभी से क्यों दिलाया। तो यहाँ पे कैट कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने कौन से पैसे काटे हैं और वैसे भी तुम उसे कभी नहीं दिला पाती, तो मैंने उसे दे दिया, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। डियोन तो बड़े खुश होकर उसके ऊपर गेम वगैरह खेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन साफ पता चल रहा था कि निकोल और कैट के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होने वाला था। इसी के कारण पैट उसे यहाँ से बाहर ले जाता है। ये देखते हैं कि इनकी ऊंची सी दीवार के ऊपर कोई छेद वगैरह हो रखे और दरारें आ रखी है, तो आखिर ये कैसे हुआ होगा। इतनी देर में यहाँ पे निकोल और केट के बीच में झगड़ा हो ही जाता है, क्योंकि निकोल कोई भी जॉब वगैरह सीरियसली नहीं ले रही है, वो काफी ज्यादा परेशान है और कैट बार बार में उसके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाती जा रही है। तो निकोल कहती है कि तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चीजें देख सकती हूँ, जैसे कि मैं कॉलेज में भी देखती थी। अभी यहाँ पे गाइस साफ पता चल रहा है कि केट ने हायर स्टडीज करके अच्छी खासी जॉब वगैरह कर ली है, क्योंकि वो डॉक्टर है, सर्जन है। ऊपर से निकोल ने अपने टाइम के अंदर डांस वगैरह किया था, तो वो अभी सेटल नहीं है, ऊपर से उसका एक बेटा भी है। तो निकोल कहीं ना कहीं सेटल नहीं होने के चक्कर में केट उसे सेटल करना चाहती है। तो केट कहती है कि भाई मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम पे कभी भी चिल्ला सकती हूँ, ऊपर से तुम अभी सेटल भी नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर चिल्लाऊं तो ज्यादा तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ओवरऑल इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बात हो जाती है, दोनों की नाराजगी वगैरह खत्म हो जाती है और केट फिर चली जाती है। केट को आज ऑलमोस्ट 5 इंटरव्यू देने के लिए जाना था, तो पैट आज डियोन को अपने साथ रखता है। ये दोनों आपस में बातचीत वगैरह कर ही रहे थे, तो यहाँ पे पैट डियोन को समझाने लगता है कि आखिर उसकी पावर्स किस चीज से
रिलेटेड हो सकती है। वो उसे बहुत ही डीपली साइंस वाली नॉलेज बता देता है कि पार्टिकल्स आसपास में होते हैं, वो उन पावर्स का इस्तेमाल करता है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे कि एप्पल है तो वो एप्पल कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, ग्रेविटी से नहीं जा रहा है, बल्कि कई सारे आसपास हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन चीजों को मूव कर रहे हैं। हालांकि डियोन के ये सारी चीजें समझ की पार थी, लेकिन उसे सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। और उसके बाद में आज पैट डियोन को अपने साथ में इन्हीं के ऑफिस लेके जाता है, वही जगह जहाँ पे मार्क भी काम किया करता था, क्योंकि डियोन के फादर मार्क एक साइंटिस्ट थे। यहाँ हम देखते हैं कि निकोल अपने इंटरव्यू के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। वो उसी पिक्चर को लेके जाती है और उनके पड़ोसी के लड़के के पास में जाती है। निकोल को पता था कि ये लड़का किसी भी चीज को ढूंढ सकता है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट और यूआरएल के जरिए। तो ये लड़का कहता है कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। तो निकोल कहती है कि कितने टाइम के अंदर मुझे मिल जाएगा। तो ये लड़का कहता है कि आप जितने पैसे देंगी उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। निकोल के पास कुछ खास कैश नहीं था, तो वो बस $20 निकालती है। तो ये लड़का हंसने लग जाता है। तो फिर निकोल $10 और निकालती है, लेकिन $30 में इस लड़के का कुछ नहीं होना था। तो यहाँ पे निकोल उसके साथ में एक डील करती है। निकोल को पता था कि इस लड़के की जल्द ही एक डांसिंग पार्टी होने वाली है और एक क्लास के लगभग $150 लगते हैं। वो 3 दिन के अंदर यानी कि $450 के अंदर इस लड़के को बहुत ही बढ़िया डांस सिखा देगी। तो ये लड़का कहीं ना कहीं बात मान जाता है और साथ में निकोल का काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। निकोल एक डांसर थी, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम निकलवा ही लेती है। जिसके बाद में हम पैट को देखते हैं। वो इस वक्त डियोन को बायोना के ऑफिस में ले आया था। आज तक डियोन हमेशा अपने फादर के साथ आया करता था, लेकिन अब वो पैट के साथ में आता है। सबसे पहले तो एक्वेरियम को देखता है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर की फिश हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त वो फिश नहीं है। तो पैट उसे समझाता है कि उसे बड़े से ओशन में जाना था। तो डियोन कहता है कि मुझे फालतू की बातें मत बताओ, वो जरूर मर गया होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं डियोन इन जानवरों से भी बात कर पाता है। अब यहाँ पे डियोन बाय चांस कुछ जानवरों की आवाज सुनता है जो कि नीचे के लैब के अंदर से आ रही थी। डियोन कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पे लेके जाओ ना। तो पैट कहता है कि देखो बात असल में ये है कि मैं नीचे नहीं जा सकता, और अगर मैं नीचे गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। वहाँ पे जाना सबकी अथॉरिटी नहीं है। तो डियोन कहता है कि ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं जा सकते। तो पैट कहता है कि इस बात का जवाब तो मैं खुद भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेके चलता हूँ। जिसके बाद में पैट डियोन को उस ऑफिस के अंदर लेके जाता है जो कि उसके सीनियर का ऑफिस था। उसके अंदर बहुत ही अच्छे से गैजेट, सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत सारी चीजें थी। अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है, यानी कि कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर कहीं पे सूखा है, या फिर कहीं पे बारिश है, बहुत सारी चीजें, तो वो सब कुछ इस कंप्यूटर के जरिए पता चल सकती थी। पैट बताता है कि सारी चीजें मैंने डिजाइन की है। डियोन को लगता है कि कंप्यूटर उसने बनाया है, लेकिन पैट समझाता है कि नहीं, इस चीज को यानी कि जो तुम देख पा रहे हो, इस डिजाइन को, इस पूरे सॉफ्टवेयर को मैंने डिजाइन किया है। इतनी देर के अंदर इनकी सीनियर यहाँ पे आ जाती है, जो कि पैट को देख के तो गुस्सा करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये डियोन है, मार्क का बेटा है, तो वो बिना गुस्सा करे डियोन से बातें करने लगती है और कहती है कि जब तुम बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे फादर यहाँ पे रहा करते थे, काम करते थे, हम साथ में काम करते थे, और वो मेरे अब तक के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट थे, हमें उनकी बहुत याद आती है। तो डियोन कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत याद आती है, और डियोन कहीं ना कहीं सैड हो जाता है। जिसके बाद अब ये लेडी खुद ही डियोन को घुमाने के लिए इधर उधर ले जाती है। हालांकि ये सीनियर है, लेकिन फिर भी डियोन को टाइम देती है। जिसके बाद में हम यहाँ निकोल को देखते हैं जो कि बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन उसके सारे इंटरव्यूज बहुत ही ज्यादा बेकार होते जा रहे थे। दूसरी तरफ डियोन अपने फादर का एक बहुत ही बड़ा सा 3D प्रिंट देखता है। उसके फादर का नाम, फोटो वगैरह सब कुछ थी, और वो उन चीजों को देख के और ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद में पैट की बॉस उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके चली जाती है। तभी पैट के पास में निकोल का कॉल आता है जो कि बताती है कि उसका एक भी इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं रहा, सारे इंटरव्यू बेकार है, और अभी वो एक जगह पे आई है जो कि उसकी डांस क्लासेस है। हालांकि एक टाइम पे वो यहाँ की लीड डांसर हुआ करती थी, और आज उसे यहाँ पे जॉब के लिए आना पड़ा। पैट उसे बहुत समझाता है, बहुत मोटिवेट करता है कि जॉब बड़ी और छोटी नहीं होती है, और अभी के टाइम पे तो तुम्हें जॉब की सख्त जरूरत है, तो प्लीज तुम अंदर जाओ, और वो तो तुम्हारी एकदम पुरानी जगह है, वहाँ पे तुम सबको जानती हो, वहाँ जाके बहुत अच्छा फील करोगी, तुम बस चली जाओ। और उसके बाद में कहीं ना कहीं निकोल तैयार हो जाती है अंदर जाने के लिए। वो डरी हुई तो थी क्योंकि वो इस जगह पे पहले डांस किया करती थी, और आज उसे बस जॉब के लिए आना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत गिल्ट वाली बात थी। वो अंदर आती है, सबको डांस करते हुए देखती है, और उसकी पुरानी बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती है। जिसके बाद में वो अंदर यहाँ के डायरेक्टर के पास आती है। उसे लगा था कि वो यहाँ पे जॉब के लिए आएगी, यानी कि टीचर की जॉब के लिए, लेकिन ये डायरेक्टर मना कर देता है कि नहीं, यहाँ पे टीचर की जॉब नहीं है। अगर यहाँ पे टीचर की जॉब होती तो न जाने कितने सारे लोग यहाँ पे लाइन में खड़े होते। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से काफी सारे टीचर्स है। तब निकोल को बुरा लगता है और कहती है कि देखो यार, प्लीज तुम मुझे ना मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 इंटरव्यू से लौट के आई हूँ। अगर यहाँ पे जॉब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस यहाँ से चली जाती हूँ। और निकोल जाने लगती है। तभी डायरेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें टीचर की जॉब दे रहा हूँ, या फिर टीचर की जॉब यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं आकर तुम्हें दूंगा कैसे। लेकिन मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है जॉब के लिए। यहाँ पे एक और जॉब है जो कि सेल्स की है, काउंटर सेल्स की है। तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। निकोल खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे जॉब देने वाले हो, थैंक यू सो मच। और वो बहुत खुश होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है कि फाइनली उसके पास में जॉब है। वो अपने स्टूडियो के अंदर जाती है जहाँ पे सारा उसका पुराना स्टाफ वगैरह, जितने भी दोस्त वगैरह थे, सब डांस कर रहे थे। वो अपनी एक फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। साथ में एक और लड़का था, उससे भी वो बातचीत करती है और कहती है कि तुम्हें देख के बहुत अच्छा फील हुआ, क्या तुम अभी भी डांस करती हो। तो निकोल मना कर देती है कि नहीं, मेरा एक बेटा है तो मैं अब डांस वगैरह नहीं करती हूँ। जिसके बाद में सीन उसी आदमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फार्मर के ऊपर, जो कि एकदम एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा था। उसका बेटा कहता है कि डैड, ये कार कल भी यहीं पे लगी हुई थी। ये आदमी फटाफट से अपने घर के अंदर जाता है, उसके बाद में एक गन को लोड करता है और बाहर लेकर आता है, और फिर कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर से अगर तुमने अभी के अभी गाड़ी नहीं हटाई तो मैं शूट कर दूंगा, 3 तक भी नहीं गिनूंगा। ये आदमी आगे बढ़ने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि उस कार के शीशे नीचे होते हैं जिसके अंदर बस लड़के बैठे थे, गाने वगैरह चला रखे थे, और
धमाल फूक रहे थे और पार्टी कर रहे थे और इस आदमी के हाथ में गन देख के वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, जिसके बाद में ये दोनों बाप बेटे भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो पैट की बॉस थी वो काफी देर से डियोन के साथ में थी, उसे भी काम करना था तो वो यहाँ से निकल जाती है और डियोन को कहती है कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद में वो डियोन को गुड बाय करके यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से पैट डियोन को लेके जाने ही वाला था, लेकिन तभी ये एक ऐसे कमरे से आवाज सुनते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े से लॉक लगे थे। साफ साफ लिखा था कि ये लैब है जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लैब है, हर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन तभी डियोन उसके अंदर से गेट को बंद होने से पहले एक जानवर को देख लेता है और उसके कराहने की आवाज सुन लेता है। इसके बाद तो कंटिन्यूअसली वो पागल हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इसके अंदर जाना, मुझे इसके अंदर जाना है, प्लीज मुझे इसके अंदर जाने दो, वो जानवर है और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे प्लीज देखने दो। पैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि चुप हो जाओ, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज यहाँ से डियोन चलो। लेकिन तब तक डियोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। पैट ने बताया था कि वो उसके आईडी कार्ड से दरवाजा नहीं खुलता है, बल्कि जो उसकी बॉस आई थी उसके आईडी कार्ड से दरवाजा खुलता है। डियोन ने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करा और उसकी बॉस का डायरेक्ट आइडेंटिटी कार्ड ही पूरे ऑफिस के अंदर से घूमते हुए पैट के पैरों के नीचे आ जाता है। हालांकि पैट को भी काफी सारी चीजों का जवाब चाहिए था, इसी कारण वो डियोन को कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा हम नहीं रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कैमरा की, तो डियोन यहाँ पे अपनी पावर से कैमरा को भी ऑफ कर देता है, जिसके बाद तो अब पैट को जाना ही पड़ता है। दरवाजा खोलता है, फटाफट से वो डियोन के साथ में अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे कई सारे जानवर दिखते हैं और साथ ही में मॉनिटर पे कुछ लोग भी थे जिनके ऊपर ये लोग नजर रख रहे थे। आखिर ये कंपनी लोगों के ऊपर क्यों नजर रख रही है, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर क्यों नजर रख रही है, ये सारे जानवर को यहाँ पे क्यों रखा गया है। इवन कई सारे जानवर तो काफी ज्यादा दर्द में भी थे। डियोन आगे बढ़ता जाता है, कई सारे जानवर को देखता जाता है, जहाँ पे उसे एक स्नो रेंडियर भी मिलता है, छोटा सा पपी था जो कि काफी ज्यादा घायल हो रखा था। पैट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और अब हमें यहाँ पे डियोन की एक और पावर बताई जाती है जो कि एक हीलिंग पावर थी। डियोन कांच के ऊपर अपना हाथ रखता है और बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि वो छोटा सा रेंडियर बेबी बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके सारे घाव भर गए हैं। जिसके बाद में सीनियर निकोल के ऊपर शिफ्ट होता है। असल के अंदर निकोल को वो यूआरएल के बारे में पता चल गया था कि आखिर वो वीडियो पोस्ट किसने करी। वो एक लड़की के पास जाती है और ये लड़की कहीं ना कहीं निकोल को कहती है कि बहुत ही खूब, तुमने मुझे पहचान लिया। हालांकि बहुत सारे हैकर्स ने मुझे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाया, तुमने मुझे ढूंढ लिया। निकोल उसे पूछती है कि आखिर तुमने ये वीडियो कहाँ से अपलोड किया, कहाँ से तुम्हारे पास में आया। ये लड़की से समझाने की कोशिश करती है कि ये देखो, ये एक तरीके की एंटिटी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। साफ देखो ना कि कोई एंटिटी है जो कि आगे बढ़ रही है, जो कि लोगों को मार रही है। तो निकोल को ये सारी बातें बिल्कुल फालतू की लगती है, बिल्कुल पागल सी बातें लगती है, इसी कारण वो यहाँ से जाने लगती है। तभी लड़की कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता है कि पूरी दुनिया से अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, हर एक जगह से वीडियोस आ रहे हैं। उसके अंदर ये लड़की आइसलैंड का भी नाम लेती है। तभी एकदम से निकोल रुक जाती है, क्योंकि आइसलैंड में तो उसका खुद का पति मार्क भी किया था और वहीं से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह जा रहा है और पता चलता है कि ये किसी बैंड का कोई मेंबर था और वो एक इलेक्ट्रिक बैंड का मेंबर था और हर शहर में जाके लोगों को मार रहा है। लेकिन ये कौन है, इसके लिए अभी तक बस एक नाम आया है जो कि डेविड है, एक बहुत ही पुरानी बैंड का मेंबर। लेकिन वो आखिर ऐसे इलेक्ट्रिक मैन में बदला कैसे, ये किसी को नहीं पता। जिसके बाद में सीनियर डियोन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो यहाँ पे अभी भी लैब के अंदर अलग अलग तरीके के जानवर वगैरह देख ही रहा था। उसे एक छोटा सा क्रैब मिलता है जो कि चमक रहा था। डियोन उसे बातें कर रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है। यहाँ पे पैट भी किसी कंप्यूटर के कोड को क्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक्सेस डिनाई हो जाता है और हर तरफ अलार्म बजाते हैं। कह सकते हैं कि पैट फंस जाता है और तभी दरवाजा खोल के काफी सारे लोग अंदर घुसने लग जाते हैं। अब पैट की जान बचाने के लिए डियोन ने पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम को ही डाउन कर दिया। सारी की सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ हो गई। मौका देख के पैट और डियोन तो कमरे से सीधा बाहर निकल जाते हैं। पैट जाके डियोन को कहता है कि ये बातें अब तो तुम्हारी मॉम को पता चलने ही वाली है, तुम एक से बढ़कर एक चीजें करते ही जा रहे हो, बात क्यों नहीं मान रहे हो। और तभी डियोन के पॉकेट से कुछ आवाज आने लगती है। तब डियोन दिखाता है कि वो अपने पॉकेट के अंदर एक क्रैब को ले आया। पैट उसे बहुत डांटता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम मेरी जॉब छुड़वा के मानोगे क्या। तो डियोन कहता है कि ये बहुत ज्यादा परेशानी में था, बिल्कुल अकेला था और मैं इसे ले आया। आज से पहले इतनी बड़ी कंपनी का कभी भी नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी डाउन नहीं हुए थे, लेकिन आज तो बिल्कुल डाउन हो गए थे। सबकी चेकिंग हो रही थी। पैट अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बताता है कि ये बच्चा मेरे साथ में है, मैं इसे लेकर आया था। इन गार्ड्स को थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन फिर भी ये इन्हें जाने देते हैं। बाहर आने के बाद पता चलता है कि डियोन ने अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि इस कंपनी की नहीं बल्कि पूरी की पूरी शहर की लाइट्स चली गई है। और ये बात अब अपनी मॉम को तो कभी नहीं बता सकते, नहीं तो निकोल अब इन दोनों को ही डांटेगी। जिसके बाद अब निकोल भी अपने घर पहुंच चुकी थी और इस लड़के को थैंक यू करती है कि उसे पता चल गया है कि आखिर वो वीडियो अपलोड किसने करी। जहाँ पे लड़का कहता है कि अरे मेरे दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है वो कहीं से किसी को भी ढूंढ सकते हैं और अब आपकी बारी है मुझे डांस सिखाने की। जिसके बाद निकोल कहती है कि हाँ जरूर अपना डांस दिखाओ एक बार। और फिर ये लड़का बहुत ही बेकार डांस करता है, जहाँ पे निकोल कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास 3 दिन है, मैं तुम्हें अच्छे से डांस सिखा दूंगी। हम यहाँ पे डियोन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के दोस्तों से बातचीत कर रहा था। पैट भी उसके आसपास ही था। निकोल आती है और उसे बताती है कि कैसे उसे पता चल गया है कि वो वीडियो आखिर किसने अपलोड करी है और इससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो सब कुछ बताती है। साथ ही में ये भी बताती है कि उसकी जॉब लग गई है, कैसे वो उसी जगह पे पुरानी जगह पे गई थी जहाँ पे वो डांस वगैरह किया करती थी और भी कई सारी चीजें। हालांकि पैट ने नहीं बताया कि आज डियोन ने क्या क्या हरकतें करी है और क्या क्या चीजें गड़बड़ हुई है। ये लोग ऑफिस के अंदर घुसे थे और लैब के अंदर भी घुसे, लेकिन तभी डियोन अपने पास में से वो क्रैब लेकर आता है और अपनी मॉम को दिखाता है कि मॉम क्या प्लीज हम इसे रख सकते हैं। निकोल को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और निकोल कहती है कि तुम इसे कल के कल छोड़ के आओगे, लेकिन पैट
समझाता है कि देखो हम इसे छोड़ तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वापस से लैब के अंदर जाना पड़ेगा और उसके अंदर एक्सेस कार्ड लगेगा। तो मैं ऑफिस के अंदर आखिर समझाऊंगा कैसे कि ये चीज बाहर कैसे आई और अब हम इसे अंदर कैसे रखेंगे। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि डियोन इसे अपने पास ही रखे तो बेटर होगा। अब डियोन यहाँ पे बातें करने लगता है कि वाओ कितना अच्छा होगा, ये मेरे साथ रहेगा। और तब ये छोटा सा क्रैब चमकने लगता है तो निकोल कहती है कि ओ माय गॉड, इसके अंदर लाइट कहाँ से आई। दूसरी तरफ बायोना के लोगों को पता चल गया था कि यहाँ से एक चीज गायब है और पूरे 4 मिनट तक यहाँ के सारी कैमरा बंद थे और आखिर ये चीज आज तक कभी नहीं हुई है, जहाँ पे इनकी बॉस सारे लोगों को कहती है कि मुझे इस लैब के आसपास की हर एक कैमरे की फुटेज चाहिए, जो भी यहाँ पे आसपास था हर एक कैमरे की फुटेज। जिसके बाद हम निकोल को देखते हैं, वो नीचे देखती है सारे बच्चों को पार्टी वगैरह करते हुए और बस अकेली ही बैठी थी। इतनी देर में यहाँ पे डियोन आ जाता है और वो भी अपनी मॉम के पास आके बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से आज के दिन के बारे में पूछते हैं कि दोनों का दिन वगैरह कैसा रहा। तो यहाँ पे निकोल बताती है कि कैसे वो अपनी पुरानी डांस क्लास गई थी। तो डियोन कहता है कि आप डांस क्यों नहीं करती, तो निकोल मना कर देती है। तभी डियोन खड़ा होता है, विंडो खोलता है, उसमें से गाने की मस्त आवाज वगैरह आने लगती है और तभी वो अपनी मैजिक से इस रूम को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है, इतना खूबसूरत कि हर जगह लाइट्स वगैरह चलने लगती है, छोटे छोटे से स्पार्कल आ जाते हैं और फिर ये दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद में हम इसी फार्मर को देखते हैं जो अगली सुबह उठता है, लेकिन उसे अपने पूरे घर के अंदर अपना बेटा नहीं मिलता। वो हर जगह देखता है और जब बाहर आके देखता है तो उसका बेटा खड़ा था और सामने की तरफ इशारा करता है कि वो देखिए वो आ गया है। ये फटाफट से अपने बेटे को अंदर की तरफ भेजता है और कहता है कि कुछ भी करो जल्दी से जाओ और अंदर से बाहर मत आना। वो अपनी हाथ मिट्टी के अंदर डालता है ताकि उसके अंदर से बहुत सारे रूट्स निकल सके और उस रूट से वो पूरे के पूरे घर को कवर कर देता है ताकि उसके घर को कुछ भी ना हो। ये आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जो इलेक्ट्रिक मैन था वो आ चुका था और इस फार्मर को जान से मार देता है। ये बच्चा बस चिल्लाता रह जाता है, अंदर से डैड 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 करता रह जाता है, लेकिन न जाने क्यों बस इस आदमी को मार दिया जाता है। और आखिर ये फार्मर कौन था, इसके पास पावर्स कहाँ से आई और जिस इलेक्ट्रिक मैन ने इसे मारा है ये कौन है, ये सारी चीजें तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राइजिंग डियोन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत हमें वहाँ से दिखाई जाती है जहाँ से मार्क के साथ में जो सारी चीजें हुई थी, यानी कि ये सारी पावर्स का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था वही हमें दिखाया जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम मार्क और पैट दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दोनों ही अरोरा इवेंट के अंदर गए हुए थे जो कि आइसलैंड के अंदर हो रहा था। एक तरीके से हम इसे नॉर्दर्न लाइट के बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों ही नॉर्दर्न लाइट्स के वहाँ पे वेदर फोरकास्ट को चेक करने के लिए गए थे, जहाँ पे इनकी बायोना कंपनी से काफी सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट वगैरह आए थे। हर एक साइंटिस्ट का एक इंजीनियर हुआ करता था। अब यहाँ पे हम जो मार्क को देख पा रहे हैं तो जो पैट है वो उसका इंजीनियर है और मार्क एक साइंटिस्ट था। तो पहले से ही पैट ने आके यहाँ पे सारी की सारी अरेंजमेंट्स कर दी थी। मार्क उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जो कि सभी का फेवरेट हुआ करता था। मार्क आते ही पैट को अपने एंगेजमेंट के बारे में बताता है, यानी कि लगभग ये बात 10 साल पुरानी है। पैट को इस वक्त तक निकोल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क को कहता है कि आखिर तुमने इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों करी, एटलीस्ट तुम बताते तो सही, तुम देखते तो सही, तुम्हें न जाने कितनी सारी लड़कियां पसंद है और वो लड़की तो बिल्कुल अलग है, तुम्हारी पैशन से अलग है, तुम्हारे काम से अलग है, तुम्हें पसंद कैसे आई वो। जहाँ पे मार्क कहता है कि भले मुझे उससे मिले हुए 2 महीने हुए हैं लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वही है मेरे लिए और वो बेस्ट है मेरे लिए। तुम उसे अभी नहीं जानते हो लेकिन वो सबसे बेस्ट है। जहाँ पे पैट भी कहीं ना कहीं बस मार्क की ही खुशी चाहता था कि ठीक है उसका फ्रेंड अब जाके सेटल हो रहा है तो अच्छी बात है। जिसके बाद में अब मार्क बाहर निकल जाता है नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ, जहाँ पे उन्होंने काफी सारा सेटअप कर रखा था और इसी नॉर्दर्न लाइट को देखने के लिए इवेंट का नाम अरोरा इवेंट दिया गया था। यहाँ पे पहले से काफी सारे लोग आए थे, जैसे कि घूमने के लिए विजिटर्स वगैरह आते हैं तो वो सारे लोग, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर एक आदमी को देखा था जो कि जल के मर गया था। वो आदमी एक फार्मर था जो कि अपने ही बच्चों के साथ में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आया था। साथ ही में हम उस लेडी को भी देखते हैं यानी कि शार्लेट, वो भी इसी इवेंट के अंदर ही थी। अंदर से पैट सारी की सारी चीजों को देख रहा था और सब कुछ बताता जा रहा था कि आखिर बाहर का वेदर फोरकास्ट कैसा है। मार्क के पास अभी भी टाइम था नॉर्दर्न लाइट्स आने के अंदर, तो वो इस वक्त निकोल से बात करता है, उसके लिए एक वीडियो शूट कर लेता है। वो कहता है कि वो काफी ज्यादा बिजी हो रहा है, निकोल को टाइम नहीं दे पा रहा है। ये वही वीडियो है जो कि बार बार के अंदर निकोल हमेशा प्ले किया करती है। इसी वक्त यहाँ पे कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। एकदम से जितना भी टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हीटनेस हो जाती है, इतनी ज्यादा जैसे कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है या फिर कोई तारा टूट रहा है या फिर इनकी तरफ कोई बड़े बड़े से एस्ट्रॉइड आ रहे हैं। सभी चौंकने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ग्रीन ब्लू कलर की लाइट्स चेंज होकर रेड में बदल जाती है और यही वो वक्त था जब इस अरोरा इवेंट के अंदर कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुई थी जिससे कि यहाँ पे जितने भी लोग थे इन सब के पास में सुपर पावर्स आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनके ऊपर कोई चीज गिर रही है, किसी तरीके के एशेस गिर रहे हैं, कोई पावर्स गिर रही है और सभी बस वहाँ पे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। लगभग 20 से 25 जने होंगे और इन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आखिर ये क्या चीज हुई थी। जिसके बाद में मार्क ने ये चीज रिकॉर्ड भी करी थी। यही वो दिन था जब सबको अपनी अपनी पावर्स मिली थी। जिसके बाद में सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सुबह सुबह निकोल अपने दिन की शुरुआत मार्क की वीडियो को देखकर ही करती है, तो आज भी वो वैसा ही कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि एक चिप्स का पैकेट उड़ता हुआ सीधा डियोन के कमरे में जा रहा है, यानी कि डियोन अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। उसे जो भी चाहिए वो अपने दिमाग की पावर से अपने पास में बुलाता जाता है। निकोल उसे डांटती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि जब तक ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तब तक बाकी की चीजें तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज डियोन का बर्थडे था तो डियोन की एक पार्टी भी रखी जाने वाली थी जो कि इन्हीं की एक फ्रेंड के घर पे रखी जानी थी, क्योंकि एक और बच्चे का भी बर्थडे था। और डियोन को जिस तरीके का केक
चाहिए था, निकोल ने वही चीज ऑर्डर करी थी। इन सारी चीजों से डियोन काफी ज्यादा खुश था। तभी यहाँ पे निकोल पैट को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम प्लीज आज डियोन के बर्थडे में आ सकते हो? वैसे भी हम लोगों के पास में लोग कम है, ज्यादा लोग है नहीं, तो तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ी गैदरिंग रहेगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो बहुत ही कम लोग हैं। और पैट पार्टी के अंदर आने के लिए हाँ कर देता है। इसी वक्त पैट को उसकी बॉस उसके कैबिन के अंदर बुलाती है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि निकोल के पास में उसके बॉस का कॉल आता है। आज इनके पास में भी एक इवेंट होने वाला था और इन्हें काम वालों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। निकोल साफ मना करती है कि वो आज नहीं आ सकती, आज उसके बेटे का बर्थडे है, 5 बजे पार्टी है और उसे 3-4 बजे के आसपास निकलना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल नहीं आ सकती। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें आना पड़ेगा, यहाँ पे फालतू की बातें मत करो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे काम वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और निकोल को ना चाहते हुए भी अपनी उस जॉब पे जाना पड़ता है। वो उस वक्त पैट को कॉल करती है, लेकिन पैट तो अपने ऑफिस के अंदर बॉस के साथ में था, तो वो अपनी पड़ोसन के पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम प्लीज डियोन को लेकर उस जगह पे पहुंच सकते हो जहाँ पे आज बर्थडे पार्टी रखी गई है? मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम प्लीज ऐसा कर दोगी तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तभी निकोल की पड़ोसन इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि बायोना कंपनी की सीईओ यानी कि सुजैन पैट को अपने रूम में बुलाती है और उसके बाद में सीसीटीवी दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि आखिर हुआ क्या था? मैंने तुम लोगों को देखा था कि जहाँ पे लैब थी L5 यानी जिसके अंदर सारी गड़बड़ वगैरह हुई थी, एकदम से लाइट्स वगैरह गई थी, तुम उसके बिल्कुल बाहर ही खड़े थे और 4 मिनट के बाद में तुम लोग वहाँ से गायब हो गए थे। तो आखिर तुम लोग गए कहाँ पे थे? पैट कहता है कि हाँ बस हम लोग वहाँ पे खड़े थे, कुछ आवाजें सुन रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता क्या हुआ था। मैं तो बस डियोन को लेके वहाँ से बाहर चला गया था और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर जाने दिया। पैट बिल्कुल सीधा बन रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, जबकि सुजैन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पैट और डियोन के बीच में। और बस पैट बातों को घुमाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। या दूसरी तरफ निकोल की जो नेबर थी वो भी आ जाती है ताकि वो डियोन को संभाल सके और जिसके बाद में निकोल अपने काम पे पहुंच जाती है। सीन जिसके बाद में काफी टाइम पहले का शिफ्ट हो जाता है, वही 10-11 साल पहले का। ये निकोल का एक आखिरी परफॉर्मेंस था जहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। मार्क भी वहीं पे बैठा था और उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। बैक स्टेज ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात वगैरह करते हैं। निकोल यहाँ पे मार्क को इन्फॉर्म करती है कि ये उसका आखिरी परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जब ये दोनों ही बात सुनते हैं यानी कि निकोल और मार्क, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली इनकी फैमिली बड़ी हो रही है, ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं और निकोल भी अब काम नहीं करेगी, मार्क के साथ में रहेगी। तो ये एक फैमिली बनाने वाले हैं, जिस मूवमेंट को लेके बहुत ज्यादा खुश थे। और सेम टाइम पे जब सीन शिफ्ट होता है तो अब निकोल 10 साल आगे निकल चुकी थी। उसका एक बेटा डियोन हो गया था, मार्क इस दुनिया में नहीं है और अब उसे सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं। वो अपने घर पे थोड़ी देर के लिए बात करती है, लेकिन उसका बॉस जो कि एक टाइम पहले उसका कलीग हुआ करता था, उसे आके डांट देता है कि अपने फैमिली के कॉल इस ऑफिशियल नंबर से मत करो, बैठ के यहाँ पे काम करो। निकोल कहती है कि मुझे जाना है, मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, प्लीज समझो ना। लेकिन जो दूसरा काम करने वाला आने वाला वो लगभग 2:30-3 बजे के आसपास आता। दूसरी तरफ डियोन अपने बर्थडे पार्टी के अंदर पहुंच गया था, वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी आए थे और ये लोग मिलकर कुछ गेम की बातें कर रहे थे। तो डियोन को पता चलता है कि जो डायमंड डायनासोर का वो गेम खेलता है वो बाकी बच्चों को पसंद नहीं है, बल्कि बहुत बोरिंग हो गया है। तो डियोन कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग सा गेम है। तभी वहाँ पे एस्पेरेंजा आ जाती है और सब लोगों के बीच में बता देती है कि डियोन तो उस गेम का चैंपियन है, डियोन को वो गेम बहुत ज्यादा पसंद है, डियोन दिन रात वही गेम खेलता है। और बेचारे डियोन का मजाक उड़ जाता है। तो डियोन कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों पे बिलीव मत करो। और एस्पेरेंजा चुप हो जाती है क्योंकि एस्पेरेंजा को बेमतलब में डांट पड़ गई थी डियोन की। दूसरी तरफ निकोल की जो नेबर आई थी उसे ऐसा समझा जा रहा था कि जैसे वो डियोन की नैनी है, इस चक्कर में वो भी थोड़ी सी भड़क जाती है। यहाँ पे कैसे तैसे निकोल अपना काम वाम खत्म करके डियोन के बर्थडे का केक लेने के लिए जाती है, लेकिन पता चलता है कि केक शॉप भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से उसने केक शॉप को ओपन करवाया और डियोन का बर्थडे केक रिसीव किया। फटाफट से गाड़ी चलाते हुए जाने लगी, ऊपर से उसका चालान भी बन गया था। तभी एकदम से सीन पास्ट में चला जाता है और हम यहाँ पे मार्क को देखते हैं। वो भी कार ही चला रहा था और एकदम से वो इनविजिबल हो गया। ना तो उसके पैर ब्रेक पे लग रहे थे, ना ही वो अपने हाथों से स्टीयरिंग को टच कर पा रहा था। ऊपर से गाड़ी के अंदर छोटा सा डियोन भी बैठा था, वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और बस न जाने कैसे ब्रेक लग गए और गाड़ी रुक गई। उस वक्त के लिए मार्क सबसे पहले डरा था और उसी वक्त शायद मार्क की सारी पावर्स आनी शुरू हुई थी। वो अपने घर पे जाता है और वॉशरूम के अंदर देखता है कि कैसे उसका हाथ गायब हो सकता है और वापस हाथ आ भी सकता है। वो इन चीजों को गूगल करने लगा और उसे पता चलने लगा कि कोई तो है जो कि अरोरा इवेंट के बारे में लिख रहा है और ऐसी पावर्स के बारे में लिख रहा है जिससे कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके अंदर अलग अलग तरीके की पावर्स आने लगी है। पुराने टाइम के अंदर ये दिन भी डियोन के बर्थडे का ही दिन था। निकोल बार बार में मार्क को कह रही थी कि तुम प्लीज आ जाओ, लेकिन मार्क कहता है कि देखो मैं बहुत अर्जेंट काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, प्लीज बात समझो। और निकोल इस बात के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम ऐसा भी क्या काम कर रहे हो कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, तुम्हारी पूरी फैमिली आई हुई है, तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। और बार बार में मार्क उसे यही समझाता है कि प्लीज मेरी सिचुएशन समझो, मैं सच में बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूँ, अगर मैं आ सकता तो मैं सच में आ जाता। और निकोल गुस्से में उसका फोन रख देती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्क को सच में उस जगह पे जाना था और वो इतना ज्यादा पैशनेट होकर उस चीज को सोच रहा था कि वो सीधा बर्थडे वाली लोकेशन पे ही पहुंच जाता है। और ये था उसका सेकंड टाइम जब उसकी सेकंड पावर के बारे में पता चला था कि वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। सबको ऐसा लगता है कि मार्क वहाँ पे आके सरप्राइज देना चाहता था। निकोल भी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि देखो यार अगली बार ऐसे मत करना, तुम सरप्राइज तो देने वाले थे लेकिन मैं कितनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे अब तक निकोल टाइम से पहुंच गई थी, केक वगैरह भी कटने वाला था, वो अपनी नेबर के साथ ही खड़ी थी और पैट यहाँ पे किसी लड़की से बात कर रहा था। तो निकोल की नेबर उसे छेड़ती है कि फाइनली इसे भी लड़की मिल ही गई। अब जब केक कटिंग का टाइम आता है तो डियोन का भी केक आता है जो कि डायनासोर का केक था। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बुरी तरीके से हंसने लग जाते हैं कि डियोन तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें तो डायनासोर वाला गेम नहीं पसंद है और तुमने तो केक भी वही मंगाया है, तुम तो
झूठ बोलते हो, तुम तो झूठे हो। अब यहाँ पे डियोन सारे बच्चों के सामने चिल्लाता रह जाता है कि तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। वो इवन अपनी मॉम के ऊपर भी चिल्लाता है कि आपको ये केक लाने के लिए किसने कहा, आप फालतू के अंदर ये केक क्यों लेकर आई। निकोल कहती है कि बेटा तुमने ही तो मंगाया था ये केक, तभी तो मैं लेकर आई हूँ। अब तो सारे बच्चे फिर से हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद तो डियोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी मॉम के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर आप मुझे यहाँ पे लेकर ही क्यों आई है, यहाँ पे कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, सब बुरे हैं, मुझे वापस से अपने सिटी के अंदर जाना है, चले जाइए यहाँ से। और डियोन बस गुस्सा होकर उस जगह से चला जाता है। निकोल बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था जो कि खराब हो गया, और एस्पेरेंजा कहती है कि आप रुको, मैं जाके देखती हूँ। एस्पेरेंजा को पता चलता है कि डियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसे पंप की जरूरत है। एस्पेरेंजा फटाफट से पंप लेने के लिए जाती है, लेकिन इतनी देर में तो डियोन ने अपनी पावर से ही उस पंप को अपने पास में बुला लिया, जिससे कि वो पूरा बलून बैग फट गया था। निकोल फटाफट से जाती है और अपने पहले तो बेटे को बाहर बुलाती है। वहाँ पे पैट भी था और इन लोगों ने देखा था कि कैसे डियोन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया इतने सारे लोगों के बीच में। बस अच्छा है कि ये चीज किसी ने देखी नहीं, लेकिन पता चलता है कि ये चीज एस्पेरेंजा ने देख ली थी। अब यहाँ पे एस्पेरेंजा डियोन से बात करने लगती है, तो डियोन कहता है कि क्या आखिर तुम्हें पता कैसे चला, जहाँ पे एस्पेरेंजा कहती है कि ये बात तो मुझे हमेशा से पता थी कि तुम्हारे पास में पावर्स है, तो तुम आखिर इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो। तो डियोन कहता है कि मुझे ऐसे बाहर बात करने के लिए अलाउ नहीं है, मैं सबके सामने नहीं बता सकता कि मेरे पास में सुपर पावर्स है, अगर मैं सबको बता दूंगा तो सब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मेरे पास में पावर्स है। जहाँ पे एस्पेरेंजा कहती है कि उस दिन जब तुमने जोनाथन को धक्का दिया था तो तुमने नहीं दिया था, मैंने साफ देखा था कि तुम बहुत दूर खड़े थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा था कि उसके चक्कर में वो दूर गिर गया था। लेकिन कितना कूल है ना कि तुम्हारे पास में पावर्स है। जिसके बाद बर्थडे पार्टी खत्म होती है। निकोल यहाँ पे अपनी नेबर को थैंक यू करती है और साथ ही में पैट से भी बात करती है यहाँ से जाते टाइम, क्या जो कुछ भी हुआ बस कैसे तैसे करके ओवरऑल इन बच्चों का बर्थडे खत्म हो गया। ये सारी चीजें उसे अकेले हैंडल करनी पड़ती है, इस चक्कर में वो परेशान भी रहती है। ऊपर से आज तो उसे ऑफिस भी जाना था। ये दोनों उस लड़की के बारे में बात करते हैं, लेकिन पता चलता है कि पैट को उस लड़की ने कोई खास ज्यादा भाव दिया नहीं था। अब यहाँ पे निकोल दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ घर की तरफ ही जा रही थी, जहाँ पे दोनों बच्चे बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, एक साथ में गेम वगैरह खेल रहे थे, केक खा रहे थे। और तभी यहाँ पे सीन वापस से 10 साल पहले ही शिफ्ट हो जाता है, वही दिन जिस दिन मार्क की डेथ हुई थी। हम देखते हैं कि मार्क ने शार्लेट से मिलने का प्लान बनाया था। ये दोनों एक गार्डन के अंदर आके मिलते हैं, जहाँ पे अब मार्क शार्लेट से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर ये वही इवेंट था। जहाँ पे शार्लेट कहती है कि उससे पहले मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ था, वो एक डाइवोर्सी थी, खुद के टाइम को थोड़ा अच्छी तरीके से स्पेंड करने के चक्कर में वो उस इवेंट के अंदर गई थी और तभी से उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे थे। उसे हमेशा से गायब होना था और उसे सबसे पहले यही पावर मिली। वो मार्क को गायब होकर दिखाती है और तब मार्क उसे अपने बारे में बताता है कि वो कैसे अपने घर से सीधा पार्टी इवेंट के अंदर पहुंच गया। इसका मतलब है कि मार्क को टेलीपोर्ट होने की पावर मिली है, जिसे जो बहुत ज्यादा चाहिए था वही चीज उसे मिलती गई है। ये चीजें सच में बहुत अच्छी है और ये लोग इन्हीं पावर्स को एक्सप्लोर करने वाले थे, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा मौसम बिगड़ जाता है, एकदम काले बादल आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वही एंटिटी है जो कि हमें शुरुआत से दिखाई जा रही थी, यानी कि इलेक्ट्रिक मैन। वो आगे बढ़ता जा रहा था। इस वक्त तक इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और इनके ऊपर बिजलियां गिरती जा रही थी। एक तरफ शार्लेट भाग रही थी, एक तरफ मार्क भाग रहा था। पानी काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चढ़ गया था, पूरा गार्डन पानी के अंदर हो गया था। ये दोनों डूब रहे थे। शार्लेट को बचाने के लिए ही मार्क कूदा था और उसे बस हटाने लगता है, लेकिन इतनी देर में वही इलेक्ट्रिक मैन मार्क को पकड़ लेता है, अपनी बिजली से उठा देता है और उसकी बिजली कहीं ना कहीं कह सकते कि इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने मार्क को एकदम पुफ करके उड़ा दिया, जैसे कि वो जल गया हो या ब्लास्ट हो गया हो या उसकी बॉडी गायब हो गई हो या जैसे उसने मार्क को गायब कर दिया हो। और ये सब कुछ शार्लेट अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अब ऑब्वियस बात है कि इन बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, इसी के कारण शार्लेट ने कहा था सबको कि वो डूब के मरा है। जिसके बाद में सीन यहाँ प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। डियोन यहाँ पे मार्क को, निकोल यहाँ पे डियोन को सुलाने के लिए आई थी, उसे बातचीत करती है और उसके बाद में अपने आज के सारे दिन के बारे में वापस से मार्क की वीडियो को देख देख कर बता रही थी। निकोल काफी ज्यादा टूटी हुई थी, वो अकेली थी, अपने बेटे का बर्थडे अकेली सेलिब्रेट कर रही थी और मार्क को चिल्लाने लगती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ करोगे और आज मुझे ये सारी चीजें अकेली करनी पड़ रही है, तुम मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हो। निकोल के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पास मार्क था ही नहीं। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि डियोन जब सो रहा था तो मार्क उसके बिल्कुल पास में आ गया था, यानी कि मार्क की सोल कहीं इधर उधर नहीं है, इनके घर में ही है। वो डियोन के पास आता है, उसे प्यार करता है और तभी एकदम से गायब हो जाता है। डियोन उठ के देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा है और कोई बढ़ रहा है आगे। वो काफी दूर से बिजलियों को देख रहा था। इसी वक्त यहाँ पे निकोल भी आती है और चेक करती है तो डियोन उठा हुआ था। वो डियोन को कहती है जाके सो जाओ, तो डियोन कहता है मॉम कुछ तो है वहाँ पे, प्लीज देखिए। निकोल इन बातों पे विश्वास नहीं करती है और डियोन को सोने के लिए कहती है और जब वो खुद खिड़की से बाहर देखती है तब वो अपनी आंखों से वही चीज देखती है जो कि उसने वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक मैन जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक एंटिटी बनी हुई थी वो आगे आता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बिजलियां गिर रही है और वो खुद भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राइजिंग डियोन के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डियोन सुबह उठते ही अपने लोगों के छोटे छोटे पीसेस से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डियोन और उसकी माँ निकोल दोनों ने ही उस लाइटनिंग मैन को देखा था, तो डियोन बस उसी को बनाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद में डियोन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है अपनी मॉम के पास में, तो देखता है उसकी मॉम काफी ज्यादा सैड है, अपने फादर की वीडियो देख रही है। तो वो अपनी मॉम से छोटी मोटी बात वगैरह करने लग जाता है कि मॉम आखिर आपको क्या हुआ है। जहाँ पे निकोल बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे था और मैं कल सारे काम अकेली कर रही थी, तुम्हारे फादर उस वक्त नहीं थे मेरे साथ में, उन चीजों को लेकर मैं बस थोड़ी सी परेशान थी। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कुछ कहने वाले थे। लेकिन वहाँ पे डियोन मस्ती करने लगता है ताकि निकोल का मूड ठीक हो सके। जिसके बाद में निकोल डियोन
को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है और बस दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि बस डियोन सेफ रहेगा। अब डियोन कल बर्थडे के अंदर था और उसे पता था कि एस्पेरेंजा को उसकी सारी पावर्स के बारे में पता है, तो वो दूसरे दोस्तों के पास में बिल्कुल नहीं भागता बल्कि सीधा एस्पेरेंजा के पास में भागता और कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और एस्पेरेंजा के पास आ जाता है। और कल रात को इंसिडेंट के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने एक थंडर लाइटनिंग मैन को देखा था जो कि बहुत ज्यादा इंसानों को लेकर अपने साथ में चल रहा था। उसमें कोई इंसान तो नहीं दिख रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई तो था और वो मेरे बिल्कुल खिड़की के पास में आ गया था। एस्पेरेंजा इन बातों को समझती है, सुनती है और ये लोग मिलकर बायोना के बारे में भी बात करते हैं कि मेरे फादर ने कहा था कि वो सब उन चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बातें अपनी मॉम को नहीं बता सकती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। जिसके बाद में हम निकोल को ही देखते हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर आ गई थी जहाँ पे डांस स्टूडियो के अंदर वो सबको डांस करते हुए देख के बिल्कुल मैस्मराइज सी हो जाती है कि एक टाइम पे वो भी डांस किया करती थी। तभी उसके दोस्त आते हैं, उससे हाय हेलो करते हैं और कहीं ना कहीं निकोल को छेड़ने भी लगते हैं कि ये लड़का जो है, जो इनका एक पुराना दोस्त है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, तो कहीं ना कहीं निकोल को उसके साथ में रहना चाहिए। लेकिन निकोल बस बातों को हवा में उड़ा देती है, मजाक मस्ती करने लगती है और अपने काम पे जाके बैठ जाती है। तभी उसका बॉस आता है और उसे एक पैम्पलेट दिखाता है। ये इनके एक नए शो का पैम्पलेट था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन निकोल को लगता है कि अगर वो इसे डिजाइन करती तो थोड़ा सा अलग चीजें डालती इनके डांस स्टूडियो से रिलेटेड और जिसको वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें। तो निकोल का बॉस कहता है कि मैंने तुमसे सजेशन नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हें दिखाया है, तुमने तो मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, तुम अपना काम पे ध्यान दो, तुम्हें इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे भी ये बहुत बड़ी चीज है। निकोल कहीं ना कहीं अच्छा आइडिया ही दे रही थी बट फिर भी उसे डांट दिया जाता है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं कहती है और उसे कुछ पैम्पलेट्स देने के लिए भेज दिया जाता है कि जाके इन्हें स्टूडियो में दे दो। जिसके बाद में सीन डियोन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसकी क्लास के ऊपर, जहाँ पे उनके टीचर उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे जल्द ही उन्हें एक साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। और यहाँ पे एस्पेरेंजा भी उसके साथ में बात ही कर रही थी। जैसा जैसा डियोन ने बताया था वैसा वैसा एस्पेरेंजा ने ड्रॉ भी कर दिया था, बिल्कुल वही एंटिटी जो कि डियोन ने देखी थी। और एस्पेरेंजा उन सारी चीजों को समझ समझ के बोलती भी जा रही थी। डियोन बताता है कि वो एकदम स्ट्रेट नहीं था, हल्के से उसके पैर में डिफेक्ट था, ऐसा लग रहा था कि वो लंगड़ा के चल रहा था। डियोन फिर से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम पे नजर रख रहा है, वही जो डैड की कंपनी वाली आंटी है ना, वो हम पे नजर रख रही है। लेकिन एस्पेरेंजा कहती है कि वो इतनी बड़ी कंपनी है, आखिर वो हम लोगों पे क्यों नजर रखेगी। और इतनी ही देर में पता चलता है कि जो इनके स्कूल के अंदर एग्जीबिशन होने वाला है, साइंस फेयर होने वाला है, वो सारी चीज बायोना की कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही है। तभी जो उस कंपनी की सीईओ यानी कि सुजैन थी, वो स्क्रीन पे आती है और छोटे बच्चों को ही कहने लगती है कि साइंस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी तुम्हारे स्कूल में विजिट करने वाली है, तो तुम सारे बच्चे तैयार हो जाओ हमसे और हमारी टीम से मिलने के लिए। यानी कि डियोन और एस्पेरेंजा बिल्कुल सही शक कर रहे थे कि बायोना की कंपनी कहीं ना कहीं डियोन के ऊपर नजर रख रही है। जिसके बाद में हम निकोल को देखते हैं, वो अपने स्टूडियो आ गई थी। स्टूडियो में आके उसने अपने पैम्पलेट्स तो दे दिए थे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, सीधा स्टेज पे जाती है और कुछ ही देर के अंदर खुद के पास्ट को याद करने लगती है। वही दिन जो कि उसका एक आखिरी परफॉर्मेंस था, उस दिन को याद करते हुए वो बिल्कुल वैसे ही डांस करती है। हालांकि थोड़े बहुत स्टेप इधर उधर थे क्योंकि उसे 10 साल हो गए थे, उसने वापस से प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन तो भी बहुत अमेजिंग वाला डांस करा था उसने। तालियां बजाने के लिए हालांकि कोई था तो नहीं, लेकिन उसका वही दोस्त वापस आ जाता है जो कि स्टूडियो में भी था। वो यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए आया था और थोड़ा सा जल्दी आ गया था, इसीलिए उसने निकोल को डांस करते हुए देख लिया और अब वो निकोल को वापस से डांस स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो निकोल मना कर देती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन ये फ्रेंड उसे कहता है कि देखो लंच ब्रेक तो तुम्हारा खुद का है ना, एटलीस्ट उसमें तो तुम थोड़ी देर अपने आप को दे सकती हो, तुम चाहो तो मुझसे सीख सकती हो या फिर नए प्रोजेक्ट पे हम लोग मिलके काम कर सकते हैं या फिर तुम बच्चों को सिखा सकती हो, काफी सारी चीजें हैं, एटलीस्ट आधा घंटा तो तुम दे ही सकती हो। निकोल काफी मना करती है लेकिन फिर भी वो अपने पैशन को भूल नहीं पाती है और कहीं ना कहीं उसे हाँ कर देती है और कहती है कि मैं सोच के बताती हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से डियोन की क्लास में शिफ्ट होता है। जिस बच्चे से डियोन का झगड़ा हुआ था यानी कि जॉनथन, उसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो जाता है। इसी के कारण टीचर इनके ग्रुप्स को चेंज कर देते हैं और जॉन को सीधा डियोन के ग्रुप में भेज देते हैं, जहाँ पे इन बच्चों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जिसके बाद में हम निकोल को देखते हैं, वो अपने घर पे आती है तो अपनी चीजों को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे अपने डांस से रिलेटेड कई सारी चीजें मिलती है। वो खुश होकर जाके डियोन को दिखाने लगती है कि देखो डियोन, मुझे मेरी पुरानी ड्रेस मिली है। और वो डियोन से भी पूछती है कि आखिर तुम क्या बना रहे हो। डियोन कहता है कि मैं वही बना रहा हूँ जिसे मैंने कल रात को देखा था, एक लाइटनिंग मैन, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। तो निकोल कहती है कि क्या पूरा नहीं है, यानी कि अभी और क्या चीजें बाकी है। जहाँ पे डियोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसे पूरी तरीके से मोल्ड कर देता है। ये लोगों के पीस बिल्कुल परफेक्ट एक छोटे से रोबोट बना चुके थे जिसका हाथ पैर मुड़े हुए थे और इवन डियोन ने तो इसका नाम भी रख दिया था। वो इसे लाइटनिंग मैन नहीं कह रहा था बल्कि क्रुक्ड मैन कह रहा था, जिसके हाथ पैर बहुत अजीब से हैं और वो बस आगे बढ़ता जा रहा है। निकोल उसे पूछती है कि क्या डियोन तुमने इसे कहाँ पर देखा। जहाँ पे डियोन कहता है कि कल रात को वो यहीं पे था, मैंने उसे महसूस करा था, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी खिड़की तक आ गया था लेकिन फिर एकदम से चला गया। इस चीज को देख के तो निकोल बुरी तरीके से डर जाती है और अपने फोन को स्टार्ट करके वही वाली पिक्चर दिखाती है जो कि उसे शार्लेट ने भेजी थी, वो वीडियो जिसके अंदर लाइटनिंग मैन आ रहा था। और डियोन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने इसी को देखा था और वो यहाँ तक आ गया था। निकोल बुरी तरीके से डर गई थी और सबसे पहले शार्लेट को कॉल करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज मेरे घर पे विजिट करो, जिसके बारे में तुम बात कर रही थी वो डियोन के पास में भी आया था, प्लीज मेरे घर पे आओ। जिसके बाद में सीन यहाँ पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तभी इनकी कंपनी की सीईओ यानी कि सुजैन यहाँ पे आती है और पैट से बातचीत करते हुए कहती है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, अब L5 का एक्सेस उसे भी दिया जा रहा है। पैट इस बात को सुनकर तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो एक बार के लिए टॉन्ट भी मारता है कि आपने तो कहा था कि इंजीनियर्स को वहाँ जाने का एक्सेस नहीं है। तब यहाँ पे सुजैन कहती है कि ठीक है फिर मैं अपना इरादा बदल सकती हूँ, लेकिन पैट कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बस यूं ही कह रहा था। जिसके बाद में अब
पैट अपने एक्सेस से सीधा L5 के अंदर घुस जाता है और अब ये लोग मिलकर बातचीत करने लगते हैं। असल के अंदर सुजैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो पैट से अरोरा इवेंट के बारे में बातचीत करना चाहती थी। हालांकि ये इवेंट बहुत पहले हुआ था, लेकिन इतने सालों पहले पैट से ढंग से बात नहीं की गई थी कि उसे क्या पता है और क्या नहीं पता है। पैट जब अंदर लैब के अंदर आता है तो उसे काफी सारी चीजें चेंज मिलती है। जानवर तो वैसे के वैसे थे, लेकिन स्क्रीन पूरी तरीके से बदली हुई थी। जहाँ पहले इंसानों के ऊपर नजर रखी जा रही थी, अभी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ जानवर ही दिख रहे थे। जहाँ पे अब सुजैन बताने लगती है कि ये सारे अरोरा इवेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके आसपास के जानवर है, वहाँ के कुछ जानवर खत्म हो गए हैं और वहाँ के आसपास की एक बॉर्डर है, ये सब वहाँ के जानवर है। इनके ऊपर बहुत अजीब तरीके की चीजें देखी गई है, सारे जानवर बदल रहे हैं। बल्कि यहाँ पर तो एक फॉक्स ऐसा था जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था, यानी कि ऑलमोस्ट वो मरने वाला था। लेकिन जिस दिन ब्लैकआउट हुआ था, यानी कि तुम लोग यहाँ पे आए थे, उस दिन के बाद से बिल्कुल ठीक हो गया है, जैसे कि इसे नई जान मिल गई है। और ये चीज कैसे हुई है ये बिल्कुल भी नहीं पता। हालांकि पैट को सब कुछ पता था इन चीजों के बारे में कि वो डियोन के साथ में यहाँ पे आया था और तब से ही वो फॉक्स ठीक हुआ है। लेकिन ये बात तो पैट को भी नहीं पता थी कि आखिर ये फॉक्स ठीक किसने किया होगा। जिसके बाद में सुजैन उसे स्क्रीन पे लेके आती है और अरोरा इवेंट वाली जगह दिखाती है, जहाँ पे एक जगह तो ठीक थी लेकिन बाकी सारी जगह बर्बाद हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीनों पे बहुत बड़ी बड़ी सी दरारें आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्थ को किसी ने चोट पहुंचाई है, उस पे घाव लगे हुए हैं। तो आखिर ऐसा कर कौन रहा है और ये चीजें बढ़ती जाए और अर्थ पूरी तरीके से खराब होता जाए, इससे पहले इन्हें इस चीज का कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जगह ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई है। वहीं से ही इन जानवरों को लाया गया है और अभी इन्हीं सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मार्क मरने से पहले इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। वो जब तक इन चीजों का पूरा डेटा दे पाता तब तक तो वो खत्म हो गया था, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। पैट को ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है और कुछ साल पहले ही, कुछ महीनों पहले ही सुजैन ने वापस से इसके ऊपर काम शुरू किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि निकोल के घर पे कोई नॉक नॉक करता है, लेकिन दरवाजा खुलने पे कोई दिखता नहीं है। निकोल को समझ में आ गया था कि ये शार्लेट ही है। तब वो शार्लेट से हाथ जोड़ के कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो। डियोन को भी वही एंटिटी दिखी है जो कि तुम्हें दिखी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डियोन के साथ में क्या हो सकता है। ये देखो उसने वही चीज बनाई है, प्लीज हमारी मदद करो। जहाँ पे शार्लेट उसे कहती है कि इससे कोई नहीं बच सकता है, तुम्हारा हस्बैंड मार्क भी इसी से मारा गया था, उसने ही सबको मार दिया था और अब डियोन है तो डियोन को ये चीजें सीखनी पड़ेगी। जहाँ पे निकोल बस शार्लेट से मदद मांगती है कि प्लीज हमारी मदद करो, एटलीस्ट तुम डियोन को ये चीजें तो सिखा दो, वो बच्चा मर जाएगा, तुम उसे बस सिखा दो कि खुद की जान कैसे बचाई जा सकती है। तुम प्लीज हमारी मदद करो, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और मेरा बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। कहीं ना कहीं शार्लेट इन बातों को समझ जाती है और निकोल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि वो डियोन को उसकी पावर्स को एनहांस करने में और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिखा सके। लेकिन वो बस एक ही प्रॉमिस लेती है कि किसी को भी ना पता चल सके कि शार्लेट उनके साथ में रहती है या फिर शार्लेट इन लोगों की मदद कर रही है, नहीं तो शार्लेट खुद खतरे के अंदर आ जाएगी। जिसके बाद में निकोल डियोन के सामने बैठती है और उसे उसकी पावर्स को सिखाने के लिए बताती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है और तुम्हें उनकी बात माननी है, तुम्हें सब कुछ सीखना है जितना तुम सीख सकते हो। तभी शार्लेट उनके सामने आ जाती है और डियोन बड़ा खुश हो जाता है कि आप वही है ना जो इनविजिबल हो सकती है, आप वही है ना मेरे फादर ने जिसको बचाया था। इतने सारे सवालों को सुनकर तो शार्लेट भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डियोन से पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या क्या आता है और क्या तुमने इसको देखा भी है। और साथ ही में डियोन उसका नाम भी बताता है कि उसने उसका नाम क्रूक्ड मैन रखा है। निकोल अब इन दोनों को ही लेके इनके अपार्टमेंट के बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, लेकिन इनका लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो कभी भी आ गया तो इन लोगों की डांट पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली ये जगह खाली ही रहती है। तो अब यहाँ पे शार्लेट डियोन से पूछना शुरू करती है कि बताओ आखिर तुम्हारे पास में क्या क्या पावर्स है। डियोन के पास में अब तक की पावर्स ये थी कि वो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकता था। एक नई नई पावर आई थी जहाँ पे वो अपने हाथों से आग बना सकता था, एनर्जी सोर्स बना सकता था, साथ ही में वो टेलीपोर्ट हो सकता था। लेकिन अभी वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, उसकी आग ऐसी थी कि उसके अंदर खुद के अंदर भी लग सकती थी। तो इन चीजों को देख के निकोल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और कहीं ना कहीं बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। शार्लेट यहाँ पे आती है और निकोल को साइड में लेके जाती है और कहती है कि तुम अगर बार बार में ऐसे करती रहोगी तो वो कैसे सीखेगा। अगर तुम हर बात के अंदर उसे कहोगी कि ऐसे करो वैसे करो तो वो कैसे ट्रेनिंग लेगा। जहाँ पे निकोल कहता है कि वो बहुत छोटा है, उसके अंदर खुद के अंदर आग लग सकती थी, वो भी इन चीजों को संभाल थोड़ी पाएगा। तो शार्लेट कहती है फिर तुमने आखिर मुझे किस लिए बुलाया है, वो बिल्कुल सेफ हाथों में है, उसे कुछ भी नहीं होगा और मैं बस उसे सिखा ही रही हूँ कि वो जिंदा कैसे रहेगा। निकोल इन बातों को समझ जाती है और उसके बाद में डियोन को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगती है कि बेटा तुम्हें यहाँ पे चीजें सीखनी है, रात होने तक मैं वापस आऊंगी और बहुत सारी चीजें सीख लेना, शार्लेट आंटी तुम्हारा ध्यान रखेगी। डियोन को अच्छा तो नहीं लग रहा था अपनी मॉम को भेजते हुए, क्योंकि बच्चा छोटा था, लेकिन फिर भी वो निकोल को जाने देता है और उसके बाद में शार्लेट के साथ प्रैक्टिस शुरू करता है। पैट यहाँ पे निकोल को कॉल करके बताता है कि आज ही मुझे सुजैन ने लैब का एक्सेस दिया है, मैं अंदर आया हूँ, चीजें बहुत ज्यादा चेंज है, पहले यहाँ पे कुछ और चीजें थी लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे जो जानवर गायब हुआ है और जो एक फॉक्स हील हुआ है ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है, इन्हें अभी तक भी शक हमारे ऊपर ही है। बाकी की बातें मैं तुम्हें आके बताता हूँ, मैं तुम्हें घर आके मिलता हूँ। निकोल और कुछ पूछ पाती इससे पहले तो पैट ने कॉल ही रख दिया था। जिसके बाद में हम शार्लेट और डियोन की ट्रेनिंग को देखते हैं। शार्लेट अब बार बार में पूछने लगती है डियोन से कि आखिर अब तुम्हें और क्या क्या चीजें आती है, क्या नई चीजें आती है। और साथ ही में शार्लेट उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हो रही थी, बार बार में उसे करंट लगा रही थी ताकि डियोन खुद को बचा सके, भाग सके, इनविजिबल होने की कोशिश कर सके। इन सब चीजों के अंदर एक बार के लिए तो डियोन बेचारा हार जाता है, थक के नीचे बैठ जाता है। तब उसे शार्लेट समझाती है कि देखो तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जब भी वो लाइटनिंग मैन या फिर कह सकते क्रूक्ड मैन तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि एक सेकंड में पुफ कर देगा, तुम्हें जान से मार देगा। ऊपर से रही बात तुम्हारी मॉम की, तो तुम उनसे डरो मत, उनके पास पावर्स नहीं है ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर तुम ही सेफ नहीं रहोगे तो तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा अपसेट हो जाएगी। डियोन ये भी बताता है कि उसके पास में टेलीपोर्ट होने
होने की भी पावर थी, लेकिन एक बार वो ऑलमोस्ट कार के सामने आने वाला था, उसके चिथड़े उड़ जाते, उसका तो कचरा निकल जाता। तब से उसने इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये बात जब शार्लेट को पता चलती है तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम गायब हो सकते हो, लेकिन अगर तुम उसी जगह पे रहे तो भी वो क्रूकमैन तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन अगर तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो तो सोचो, तुम अपनी जान बचाने के लिए कहीं का कहीं भी जा सकते हो। तो डियोन कहता है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम ने ये यूज करने के लिए मना करा है, लेकिन शार्लेट कहती है कि मैं कह रही हूँ इसका इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। उसके बाद में वो डियोन को अपना हाथ गायब करना सिखाती है कि कैसे वो अपने आयंस को फील करे, अपने आसपास की एनर्जी को फील करे, और उसके बाद में डियोन भी अपने हाथ को इनविजिबल करने में सक्सेसफुल होता है। जिसके बाद में हम निकोल को देखते हैं। पैट ने उसे कॉल रखने से पहले ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं मार्क के पास में कुछ ऐसा डेटा हो सकता था जिससे कि इन लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे इसी कारण निकोल मार्क की सारी चीजों को चेक करने लगती है। तो उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे वो लैपटॉप में लगाती भी है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स थी। इसके अलावा उसे और कोई भी डेटा नहीं मिलता। वो परेशान होकर अपने घर के बाहर ही बैठ जाती है, क्योंकि अब तक डियोन आया नहीं था। अब तक यहाँ पे पैट आ चुका था। तो ये दोनों आपस से हंसी मजाक में बातें वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि डियोन इस वक्त घर पे नहीं है, वो बाहर है, कुछ चीजें सीख रहा है। तो पैट बड़ा परेशान हो जाता है कि ओ माय गॉड, वो यहाँ पे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी इन्हें इनकी नेबर भी देख लेती है। तो ये दोनों साइड में चले जाते हैं बात करने के लिए। वॉक करते करते जा रहे थे और यहाँ पे पैट और ऑफिस में जो भी चीजें हुई थी वो सब कुछ निकोल को बताने लगता है। साथ ही में डियोन के लिए भी टेंशन में आ जाता है। निकोल उसे शांत करती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रही हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है और वो जहाँ पर भी बिल्कुल सेफ है। तब जाके पैट थोड़ा शांत होता है। और अब जब ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें उसे पता चल चुकी थी तो ये लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इनके बीच में बात होती है कि मार्क हमेशा से ही पैट को पूल के अंदर हरा दिया करता था। जहाँ पे निकोल कहती है कि ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ खेल के देखो एक बार, और ये दोनों ही पूल खेलने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और शार्लेट उसे बार बार में इनविजिबल होना सिखा रही थी। अब तक भी डियोन हाफ इनविजिबल हो रहा था, पूरी तरीके से इनविजिबल नहीं हो रहा था। ये दोनों बैठ जाते हैं, इन्हें भूख लग रही थी तो थोड़े स्नैक्स वगैरह खाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि सुपर हीरोज कैसे होते हैं, क्या वो अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे हो सकते हैं। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है। इतनी ही देर में इस अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड आ जाता है तो शार्लेट फटाफट से इनविजिबल हो जाती है और डियोन को भी इनविजिबल होने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम निकोल और पैट को देखते हैं जो कि पूल खेल रहे थे और निकोल इतना ज्यादा अच्छा खेलती है कि इवन वो पैट को भी हरा देती है। जिसके बाद में ये दोनों ड्रिंक्स करते हैं और दोनों बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। पैट को पहले निकोल पसंद नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो निकोल को जानता ही नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वो निकोल को जानने लगा था तो साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं निकोल को पसंद करने लगा है। निकोल भी कहती है कि पहले तुम तो मेरी बहुत ज्यादा बुराई करते थे और अब कैसी चीजें चेंज होने लगी। जहाँ पे पैट कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दो, पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था ना। ये आपस में काफी सारी बातें करके एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके घर की तरफ निकलने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्लेट और डियोन दोनों ही फंसे हुए थे। इनका जो लैंडलॉर्ड था वो बिल्कुल इनके आसपास ही घूम रहा था। हो सकता था कि डियोन यहाँ पे आवाज भी कर देता, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। ये दोनों डरे हुए थे कि इनका जो छोटा सा क्रैब था वो कहीं दिख ना जाए, लेकिन पता चलता है कि उस क्रैब के अंदर भी इनविजिबल होने की पावर थी। बार बार के अंदर क्रैब के ऊपर जब कप रखा जा रहा था, यानी कि डियोन उस रख रहा था, तो वो क्रैब ही गायब हो गया था। तभी वहाँ पे डियोन अपने दिमाग की पावर से एक चीज को नीचे गिरा देता है ताकि वो लैंडलॉर्ड थोड़ा सा दूर चला जाए। इतनी ही देर के अंदर पीछे से शार्लेट और डियोन दोनों ही भाग जाते हैं उस छोटी सी क्रैब को लेकर। दूसरी तरफ निकोल और पैट भी घर की तरफ आने लगते हैं। पैट हंसी मजाक करने लगता है कि उसे किस तरीके का डांस आता है और निकोल से वो डांस सीखना चाहता है ताकि ऑफिस की पार्टी के अंदर उसकी थोड़ी इंसल्ट ना हो जाए। ये दोनों बातचीत कर रहे थे और करते करते दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और पैट ने बस निकोल को किस कर दिया। हालांकि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकोल के लिए बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो चाहता भी था कि ये लोग आपस में फैमिली बना ले। लेकिन सीन काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गया था और दोनों ही ऑकवर्ड हो गए थे, तो दोनों ही अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। निकोल आती है तो देखती है कि डियोन सो चुका है, तो वो उसे प्यार करके उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह लगा देती है और तभी देखती है कि उसके हस्बैंड की वॉच नीचे पड़ी और बाय चांस उसका पैर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी निकोल जब उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की वॉच के अंदर एक और मेमोरी कार्ड है और जैसे ही वो उसे इंसर्ट करती है तो उसके अंदर काफी सारा डेटा निकलता है। वो फटाफट से शार्लेट को भी बुलाती है और इस बारे में इन्फॉर्म करती है। फाइल को ओपन करने पे उन सब के ऊपर पासवर्ड तो लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ फाइल्स ओपन हो रही थी और ये सारी की सारी अरोरा इवेंट से रिलेटेड थी, यानी कि मार्क ने पहले से ही काफी सारा डेटा बना के रख रखा था और उसमें काफी सारी चीजें थी जिससे इन्हें हर चीज के बारे में पता चल सके। साथ ही में एक लाइन हाईलाइट हो रही थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी चीजें हुई है वो सब कुछ बायोना के कारण ही है और बायोना ही इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही में एक लिस्ट थी और ये सारे वो लोग थे जो कि उस अरोरा इवेंट के अंदर आए थे। ये दोनों ही मिलके अब उन सारे लोगों को कांटेक्ट करना शुरू करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि बायोना के लोग इस फैमिली के ऊपर नजर रख रहे हैं। सुजैन का एक आदमी सुजैन को एक वीडियो भेजता है और कहता है कि आप देखिए और आप देख के इसे चौंक जाएंगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सुजैन उस वीडियो को प्ले करती है जहाँ पे देखती है कि डियोन के साथ में एक लेडी बैठी है। आखिर वो लेडी कौन है इस बारे में सुजैन को नहीं पता है, लेकिन जो भी है ये दोनों इनविजिबल हो गए थे, बैठे बैठे ही गायब हो गए थे। और तब जाके सुजैन का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि कुछ तो ऐसी चीजें थी जो कि अरोरा इवेंट में मिसिंग हुई है और अब जाके उसकी पूरी की पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी जब उसके पास में डियोन आ जाएगा। तो और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
राइजिंग डियॉन के सीजन फर्स्ट के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शार्लेट एक नए रास्ते की तरफ जा रही थी, किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी, बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही थी और एक बड़े से खेत के अंदर पहुंच जाती है। अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शार्लेट और निकोल दोनों ही मिल के उन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे थे जो उस अरोरा इवेंट के अंदर प्रेजेंट थे। तो शार्लेट उसी में से एक इंसान से मिलने के लिए गई क्योंकि उसने इस इंसान का नाम सुना हुआ था। अब गाइस, हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था कि खेत के अंदर एक बाप और छोटा सा बच्चा रह रहा था और जिसे उसी क्रुग्ड मैन यानी कि वो जो लाइटनिंग मैन था उसने जान से मार दिया था। तो जब शार्लेट इस खेत के अंदर देखती है तो उसे भी वही फटी हुई जमीन मिलती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे किसी को जला दिया गया हो और उसे बहुत बुरा लगता है कि शायद वो लेट हो गई है यहाँ पे पहुंचने में। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि उसे बात करता है और कहता है कि आप भी बिल्कुल मेरी डैड की जैसी है। और शार्लेट को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा उसे देख सकता है, यानी कि वो इनविजिबल है फिर भी देख सकता है। इसका मतलब है कि इसमें भी पावर्स है और वो इस बच्चे के पीछे पीछे चली जाती है। ये बच्चा कहता है कि चलिए घर पे। दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं जो कि मार्क की बनी हुई शीट्स को सारी चेक वगैरह कर रही थी, लेकिन सब पे पासवर्ड था और वो एक्सेस नहीं कर पा रही थी। अब तक यहाँ पे पैट आ गया था क्योंकि निकोल ने उसे बुलाया था। हालांकि कल की ऑकवर्डनेस इन दोनों में अभी भी है। बेचारा पैट इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है कि निकोल को कॉम्प्लीमेंट देके चीजें नॉर्मल कर लूं, लेकिन अंदर आने के बाद में ये दोनों कहते हैं सब ठीक है सब ठीक है। और उसके बाद में निकोल कहती है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, आओ। और यहाँ पे पैट खुद अपनी आंखों से देखता है कि मार्क ने एक बहुत बड़ा डेटा बना रखा है और उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। साफ साफ लिख रखा था कि बायोना इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आगे की चीजें एक्सेस नहीं हो पा रही है। यहाँ पे पैट का दिमाग यही कहता है निकोल को कि इसे मुझे अपने साथ लेके जाने दो, मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे ऑफिस से इसे कनेक्ट करता हूँ, शायद वहाँ पे डिकोड हो सकता है और वहाँ पे मैं इसका एक्सेस भी कर सकता हूँ, मुझे ये दे दो। लेकिन निकोल उसके लिए मना कर देती है कि ये डेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और वैसे भी इसमें साफ लिखा है कि बायोना इन चीजों के ऊपर नजर रख रही है, तो बाय चांस अगर ये डेटा तुम्हारी सीईओ के पास चला गया या फिर बायोना कंपनी के किसी भी मेंबर के पास चला गया तो खतरा बन सकता है, तो इसे अभी के लिए रहने दो। तो पैट समझ जाता है इन चीजों को और छोड़ देता है। और तभी यहाँ पे डियॉन भी आ जाता है। डियॉन को असल के अंदर पैट स्कूल छोड़ने के लिए आया था और तभी पैट के सर में बहुत तेज दर्द होता है। पैट को असल के अंदर माइग्रेन था। तभी यहाँ पे निकोल उसकी मदद करती है, आइस पैक लेकर आती है और निकोल कहती है कि सेम चीज मेरे फादर के साथ में भी थी, उनको इतना ज्यादा सर दर्द होता है कि हमें पूरे घर को अंधेरे में करना पड़ता है। तभी डियॉन सारे घर के पर्दे बंद कर देता है। तो दोनों ही उसे देखने लगते हैं कि डियॉन ने हेल्प करी, लेकिन तभी डियॉन को दिखता है कि कैसे उसकी मॉम पैट की हेल्प कर रही है और वो मोमेंट कहीं ना कहीं डियॉन को पसंद नहीं आता और वो पैट को कहने लगता है कि चलो चलो मेरे साथ चलो, जबकि यहाँ पे पैट बहुत कंफर्टेबल हो रहा था निकोल के साथ में, लेकिन फिर भी डियॉन के कहने पे उसे यहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद हम निकोल को देखते हैं, वो अपने नेबर के साथ में बैठी थी, ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उसकी नेबर कहीं ना कहीं निकोल को आगे अप्रिशिएट कर रही थी या फिर कह सकते हैं कि उसे समझा रही थी कि पैट एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हें अगर अप्रोच कर रहा है और अगर तुम्हारे साथ रहने में इंटरेस्टेड है तो प्रॉब्लम ही क्या है, वो बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी इस टाइम के अंदर अगर तुम सेटल हो जाओ तो भी ठीक है, जरूरी भी है इन चीजों के लिए। निकोल इन चीजों को समझ रही थी, लेकिन उसके लिए पैट बस एक नॉर्मल दोस्त ही है क्योंकि वो उसके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड था। दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं जो कि पैट के साथ में ही था। ये दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे। अभी भी दोनों आयंस और इनकी पावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि इन्हें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, काफी सारी चीजें। दोनों स्कूल की तरफ पहुंच गए थे और तभी वापस से पैट के सर में काफी तेज दर्द होता है। रास्ते के अंदर पैट यहाँ पे डियॉन को ये भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो जो व्हाइट कलर का फॉक्स था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो डियॉन समझ जाता है कि हाँ, ये कौन से फॉक्स की बात कर रहा है। ये लोग जब लैब के अंदर गए थे तो वो फॉक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तो पैट डियॉन को कहता है तुमने आखिर क्या किया था। तो डियॉन कहता है कि बस मेरे मन में आया कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और बस वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो पैट कहता है कि क्या तुमने उसे हाथ लगाया। डियॉन कहता है कि नहीं, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, बस मैंने ग्लास को हाथ लगाया था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पैट समझ गया था कि डियॉन के पास में हीलिंग पावर्स भी है। अगर उसने किसी को हाथ लगाया या फिर अपने दिमाग पे जोर डाला तो वो किसी भी अनहील्ड इंसान को या जानवर को ठीक कर सकता है। तभी इतनी देर में पैट के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, वही माइग्रेन वाला दर्द। तो डियॉन को लगता है कि वो उसके दर्द को ठीक कर सकता है और बस वो उसके सर में हाथ लगाता है, पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन पैट कहीं ना कहीं उसे धक्का देने लगता है कि नहीं नहीं। और डियॉन को समझ में आता है कि वो छोटा सा फॉक्स बहुत छोटा था और तुम बहुत बड़े हो, मैंने शायद ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है। और एकदम से डियॉन को अच्छा नहीं लगने लगता। तो पैट कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, फिर घर जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो डियॉन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे स्कूल जाने दो। डियॉन जिसके बाद में स्कूल चला जाता है। क्लास के अंदर सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप बना के बैठे थे और ये लोग अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे एस्पेरेंजा भी कुछ शेयर करती है कि उन्हें स्टॉर्म्स बनाने चाहिए, बादल बनाने चाहिए या फिर किसी तरह की मशीन बनानी चाहिए। लेकिन इन बातों के अंदर डियॉन काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, उसे अच्छा फील नहीं होता। तो उसके टीचर उसे नर्स के पास में ले जाते हैं, जिसके बाद में सीनियर निकोल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड आता है जो कि उसे वापस से डांस के लिए बोलता है। तो निकोल कहती है कि नहीं यार, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे पास में हद से ज्यादा काम है। लेकिन निकोल का फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है कि काम तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आधा घंटा सिर्फ तुम्हारा है, तुम ज्यादा मत सोचो और बस उसके लिए हाँ कर दो। और निकोल उसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी उसके पास में स्कूल से कॉल आया होगा कि डियॉन की तबीयत हद से ज्यादा खराब है और उसे उसकी मॉम घर ले जाए। यहाँ पे निकोल छुट्टी लेने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि तुमने जो मुझे ग्राफिक्स के बारे में बताया था वो मुझे पसंद आया है, मैं इस पैम्पलेट को चेंज कराना चाहता हूँ। ये पैम्पलेट पकड़ो और सीधा ग्राफिक डिजाइनर के पास में जाओ और जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है सब कुछ लगा दो। निकोल मना कर देती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे उसे स्कूल लेने के लिए जाना, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन उसका बॉस फिर से उसे धमकी देता है जॉब से छुड़वाने के लिए और कहता है कि अगर तुम अभी नहीं गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेकार चीजें हो जाएगी। तुम्हारे बेटे को पिक करने के लिए कोई भी जा सकता है, तुम्हारी फैमिली में इतने मेंबर्स है, किसी को भी भेज दो। और निकोल को ना चाहते हुए भी अपनी बहन को कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे तभी हम केट
को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि इसी हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर है और इसी ने कैट को प्रमोट करवा के काफी अच्छी पोजीशन तक ला दिया है। हालांकि केट एक है अच्छी डॉक्टर, लेकिन फिर भी ब्लैक लोगों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, इसीलिए ये जो इसकी डॉक्टर गर्लफ्रेंड है उसी ने उसकी बहुत हेल्प करी है। इतनी ही देर में निकोल का कॉल आता है जो कि केट को कहती है कि प्लीज तुम जाके डियोन को पिक कर लो क्योंकि वो तुम्हारे हॉस्पिटल से काफी पास में है, स्कूल पास में है और इस वक्त वो पैट को कॉल नहीं कर सकती है। केट इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद में डियोन को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। कैट को इस वक्त लग रहा था कि डियोन को कुछ नॉर्मली तबीयत खराब हुई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे वो डियोन को टच करती है तो उसे पता चलता है कि डियोन को हद से ज्यादा फीवर है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। इसी के कारण वो उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। या दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर के पास में आ गई थी, उसी पैम्पलेट दिखाती है, लेकिन तभी उसके पास में अपनी बहन का मैसेज आता है कि डियोन का फीवर बहुत ज्यादा तेज हो गया है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने वाली है। तब तो निकोल का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस डिजाइनर के पास में सारी चीजें फेंक के चली जाती है और बोलती है कि जो भी लिखा है वैसा का वैसा बना दो और कुछ जरूरत हो तो बस मुझे कॉल करना। वो फटाफट से पैट को कॉल करती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अभी हॉस्पिटल से लगभग 40 मिनट की दूरी पे हूँ, मैं जाऊंगी तब तक बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी क्योंकि केट उसे हॉस्पिटल ले गई है, वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पैट भी समझ गया था और उसे लगा था कि अगर डियोन हॉस्पिटल पहुंच गया और उसके सैंपल्स कलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो पैट भी फटाफट से उसी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि केट फटाफट से डियोन को रूम के अंदर लेके जाने वाली थी ताकि वो उसका फीवर वगैरह चेक कर सके, उसका टेम्परेचर चेक कर सके। डियोन को लिटा दिया जाता है और उसके बाद में जैसे जैसे उसका फीवर देखा जाता है तो वो फीवर बढ़ता ही जा रहा था। 100, 102, 104, 106 तक उसका फीवर पहुंच चुका था। फटाफट से आइस बैग मंगाए जाते हैं, लेकिन आइस बैग जैसे ही लगाए जाते हैं तो एकदम से वो आइस बैग पानी के अंदर बदल जाते हैं, यानी कि डियोन इतना ज्यादा गर्म हो रखा था, सबको हद से ज्यादा टेंशन हो जाती है। अब तक पैट भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं था। वो बताता भी है कि वो उसका गॉडफादर है, लेकिन फिर भी उसे बाहर ही रहने दिया जाता है। पैट अंदर जा ही नहीं पाता। दूसरी तरफ डियोन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, उसके स्कैन वगैरह सब कुछ हो चुके थे, लेकिन उसके स्कैन बहुत ही अजीब तरीके से आए थे, बहुत ज्यादा चमक रहे थे। हालांकि इतने बड़े हॉस्पिटल की मशीन्स खराब नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो डियोन की किसी भी चीज को चेक नहीं कर पा रहे थे। तभी उसका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसके ब्लड सैंपल को भेज दिया जाता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बोलती है कि तुम उसकी आंटी हो, तुम उसके पास में रहो, मैं जाके ब्लड सैंपल सबमिट करवा के आती हूँ। जिसके बाद में सीन या शार्लेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो उसी आदमी के घर पे आई थी और उस आदमी की बहन भी यहीं पे थी, वो छोटा सा बच्चा भी यहीं पे था। शार्लेट उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसके भाई की कैसी तबीयत थी, क्या हुआ था, उनकी डेथ वगैरह कैसे हुई। तो ये लेडी हर चीज को घुमाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पावर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो वो कहती है कि बस अरोरा इवेंट से जब से उसका भाई लौटा था तब से तो मानो उसकी किस्मत बदल गई थी। हालांकि उसकी फैमिली पहले ठीक नहीं थी, बाद में सारी चीजें ठीक हो गई, मानो कि वो वहाँ से बस गॉड गिफ्टेड होकर आया। उसके सारे खेत बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे, फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से होने लगी, वो अपने बेटे के साथ में खुश था। लेकिन कुछ दिनों से वो कुछ अजीब अजीब तरीके से हरकतें कर रहा था। शार्लेट तो पहले से पावर्स के बारे में जानती थी, लेकिन अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती। अब ये जो छोटा सा बच्चा था वो बोल देता है कि नहीं, मेरे फादर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उन्हें एक एंटिटी ने मारा था, वो बिजली से मरे हैं, कोई आया था जो कि उन्हें मारना चाहता था और शायद वो मुझे मारने के लिए आया था। शार्लेट उसे पूछती कि क्या तुम अपने फादर के बारे में सब कुछ जानते हो, प्लीज मुझे बताओ आखिर वो क्या चीज थी, तुम्हारे फादर किससे मिले थे और तुम्हें कोई कैसे मारना चाहता है। लेकिन ये लेडी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाती है और छोटे से बच्चे को कमरे के अंदर भेज देती है कि चले जाओ यहाँ से। लेकिन पता चलता है कि इस बच्चे के पास में टेलीकाइनेटिक की पावर थी और वो शार्लेट से अपने दिमाग के अंदर से बातें कर रहा था और उसे बताता है कि मुझे सब कुछ पता है, कि आपको क्या पता है, हम दोनों के पास में सेम पावर्स है और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप मुझे पीछे गार्डन के अंदर मिलिए। और शार्लेट उसकी बातें समझ जाती है दिमाग के अंदर से और उससे बात भी करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट रूम के बाहर ही था और अब तक निकोल भी पहुंच गई थी और वो रूम के अंदर जाने वाली थी। पैट भी जाता है, लेकिन निकोल उसे बाहर ही रोक देती है कि तुम प्लीज यहीं पे रुक जाओ। और निकोल अंदर जाती है। वो देखती है कि डियोन का बुखार बहुत अजीब तरीके से हुआ है, जिसके बाद में तो वो अपनी बहन के ऊपर हद से ज्यादा चिल्लाती है कि आखिर तुम्हें किसने बोला कि यहाँ पर आओ, तुम्हें किसने बोला इसका ब्लड सैंपल हो, तुम्हें किसने बोला कि ये सब सबमिट कराओ। जहाँ पे केट कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कि ये छोटा सा बच्चा बुखार के अंदर तप रहा है, इसे इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम कुछ चेक नहीं कर पा रहे, इसे कुछ भी हो सकता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। निकोल कहती है कि तुम नहीं समझ रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके पास में पावर से कुछ भी चीजें हो सकती है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसका ब्लड सैंपल वापस लेकर आओ, सब कुछ ठीक करो, तुम आखिर बिना मुझसे परमिशन लिए कैसे मेरे बेटे को यहाँ पे सबमिट करवा सकती हो। अब केट को लगता है कि उसकी बहन पागल हो गई है, तो निकोल को भी लगता है कि अगर अब वो डियोन की पावर्स को नहीं दिखा पाएगी तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा ही नहीं। इसी के कारण वो डियोन को खड़ा करती है, बिठाती है और कहती है कि आंटी को जरा अपनी पावर्स दिखाना एक बार, तुम कोई सी भी चीज हिला दो, बस थोड़ी सी ही चीज हिला दो। लेकिन डियोन उस वक्त इतना ज्यादा टायर्ड था कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता और कैट इन चीजों के ऊपर विश्वास करती नहीं है। और उसके बाद में निकोल को बिल्कुल पागल समझती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बस मुझे बच्चे को चेक करने दो, नहीं तो तुम अपने दिमाग को संभालो। पैट से नहीं रुका जाता और वो भी कमरे के अंदर ही आ जाता है और निकोल से बातचीत करने लगता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। पैट के पास में बस एक ही आइडिया था और वो कहता है कि तुम बस वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो, मैं एक बार मार्क के डेटा को चेक करता हूँ, जरूर उसके पास में कुछ तो लिखा होगा कि आखिर उसे इतना फीवर कैसे हुआ है। और क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ में भी हुई होगी तो उसने इसके एंटीडोट्स वगैरह सब कुछ लिखे होंगे, बस प्लीज मुझे कोशिश करने दो। अब निकोल के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसी के कारण वो पैट के ऊपर विश्वास करती है और पैट कहता है कि मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा और मैं बस कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस चीज का उपाय ढूंढ के ले आऊं। पैट अब उस मेमोरी कार्ड को लेके अपने ऑफिस के अंदर चला जाता
जाता है और निकोल बस परेशानी हो रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ शार्लेट उस घर से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ आती है जहाँ पे वो देखती है कि एक और घर है जिसके ऊपर बहुत सारी रूट्स लगी हुई है। इतनी सारी बेल और रूट्स एकदम से कोई उगाई नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं जो कि देखती है कि डियॉन की पावर्स बढ़ती ही जा रही है। अब इस वक्त वो हवा के अंदर भी इवन उड़ने लगा था। तब यहाँ पे केट आती है और उससे ब्लड सैंपल्स के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन वो निकोल को बिल्कुल पागल समझ रही थी कि निकोल फालतू की बातें कर रही है। लेकिन तभी केट खुद अपनी आंखों से देखती है कि डियॉन हवा के अंदर उड़ रहा है। उसे विश्वास ही नहीं होता। वो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हटा के सब देखती है और तब जाके उसे पता चलता है कि निकोल बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही थी। डियॉन के साथ में कुछ तो गलत है, उसके पास में पावर्स है। और तब जाके वो शांत होकर बैठ जाती है और निकोल को कहती है कि बहन सॉरी, मैंने आज तक तुम पे विश्वास नहीं किया, तुम ये सारी चीजें अकेली हैंडल कर रही थी, मुझे माफ कर दो, अब मुझे सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। सच में मुझे उसके ब्लड सैंपल्स डिलीट करने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीजें हॉस्पिटल को मिल गई तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है। वो निकोल से माफी मांगती है, लेकिन निकोल कहती है कि कोई भी इन बातों के पर विश्वास आखिर क्यों ही करेगा, पावर्स होना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। और तब केट निकोल से और चीजों के बारे में भी पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। और इसके बारे में किस किस को पता है, जहाँ पे निकोल कहती है पैट को पता है और इसी के साथ में एक और लेडी है उसे भी सब कुछ पता है जो कि मार्क के साथ में ही थी। तो केट कहती है कि क्या इसका मतलब और भी लोगों के पास में पावर्स है, जहाँ पे निकोल कहती है कि हाँ ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कि अरोरा इवेंट के अंदर थे, लेकिन वो सब लोग बाहर नहीं आना चाहते। तब तो कैट की फट गई थी और वो कहती है कि अगर ऐसे और भी लोग हैं इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े खतरे में आने वाले हैं, मुझे बस जाने दो और इसका डेटा डिलीट करने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियॉन थोड़ा ठीक हो रहा था, थोड़ा बीमार हो रहा था, तभी उसके स्कूल से कॉल आता है, यानी कि उससे एस्पेरेंजा बात करती है। लेकिन डियॉन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो इवन ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो पूछता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन तभी उसे बेहोशी सी आने लग जाती है और एस्पेरेंजा भी फोन रखवा देती है कि ठीक है तुम रेस्ट ही करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट अब तक अपने लैब के अंदर पहुंच चुका था और तभी उस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करता है, जिसके बाद में सारी की सारी फाइल्स अपने आप ही ओपन हो जाती है। सबसे पहले तो पैट उन सारी फाइल्स को ही कॉपी कर लेता है, जिसके बाद में सीनियर शार्लेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो छोटे से बच्चे से बात करती है और तब उसे पता चलता है कि उसके फादर के पास में बहुत सारी पावर्स थी। यहाँ पे वही अननोन एंटिटी आई थी और जो उसकी आंटी है वो सारी चीजें झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई भूत का साया था और ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इनके पास में तो पावर्स है। इवन इस छोटे से बच्चे के पास में भी पावर्स है। छोटा सा बच्चा कहता है कि आप बार बार अपने दिमाग के अंदर किसी डियॉन नाम के लड़के के बारे में सोच रही हैं, आखिर वो कौन है, वो आपको मुझसे दूर ले जाएगा, आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन शार्लेट उसे नहीं लेके जा सकती थी, इस छोटे बच्चे को अभी यहीं पे रहना पड़ेगा। तो ये बच्चा कहता है कि देखिए आप डियॉन की मदद कर रही है, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं, आप प्लीज रुक जाइए, मुझे मेरे साथ लेके जाइए। तो शार्लेट कहती है कि अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हें पक्का अपने साथ ले जाऊंगी। शार्लेट को ये भी पता चलता है कि उसके फादर के पास में बहुत सारी पावर्स थी, जैसे कि मिट्टी के अंदर अगर वो हाथ भी डालेगा तो भी काफी सारी रूट्स उठ जाएंगी, और यही सारी चीजें वो छोटा बच्चा भी सीख रहा था। दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो कि अब तक सारे डेटा को ऑलमोस्ट डिलीट कर चुकी थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि सीनियर डॉक्टर थी और वो ये सारी चीजें देख लेती है और कैट को ऐसा करने के लिए रोकती भी है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं। लेकिन कैट कहती है कि प्लीज मेरी बात समझो, ये चीजें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है, मैं तुम्हें सारी चीजें समझा सकती हूँ लेकिन अभी नहीं, प्लीज मुझ पे विश्वास करो। लेकिन ये सीनियर डॉक्टर बात नहीं मानती और कहती है कि सवाल मुझ पे भी आएंगे, तुम पे भी आएंगे, हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इवन तुम हॉस्पिटल के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, किसी का मेडिकल डेटा कैसे डिलीट कर सकती हो। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि केट इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझा सकती थी और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल रही हूँ, इस केस से हटा रही हूँ, और अब जब बोर्ड मीटिंग होगी तो तुम्हें उसके अंदर आंसर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद ये लड़की चली जाती है। केट फटाफट से बाकी के डेटा को भी डिलीट कर देती है। अब तक ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स आ चुकी थी, उसी से केट को पता चलता है कि डियॉन की बॉडी के अंदर कुछ आयोडीन की प्रॉब्लम हुई है। अगर उसे आयोडीन दिया जाएगा तो जरूर डियॉन थोड़ा सा स्टेबल हो सकेगा। दूसरी तरफ जो केट की गर्लफ्रेंड थी वो यहाँ पे बाहर रिसेप्शन के डेस्क पे जाकर ही डियॉन के टेम्परेचर को चेक करवा देती है और वहां से पता चलता है कि डियॉन का टेम्परेचर इस वक्त 116 है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, 116 के अंदर इंसान ही मर जाएगा, तो आखिर ये सब चीजें कैसे हो सकती है। और तभी ये लोग बहुत ही हाई कंपनी को अप्रोच करते हैं, यानी कि वो लैब जो कि ऐसे लोगों को सैंपल कर सके या चेक कर सके। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो। अब तक यहाँ पे डियॉन के साथ में निकोल तो थी ही, केट भी पहुंच जाती है और साथ ही में पैट भी आ जाता है जो कि काफी सारी चीजें लेकर आया था। उसे पता चलता है कि मार्क के साथ में भी ये सारी चीजें हुई थी और उसने अपने ऊपर कई सारे टेस्ट करवाए थे, कई सारे रिसर्च करवाए थे और उसके पास हर एक चीज का प्रॉब्लम है। अभी इस वक्त जो डियॉन को बुखार हो रहा है वो सब कुछ आयोडीन के चक्कर में हो रहा है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एकदम से आयोडीन गिर गया है और भी कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त लेवल के साथ में गिर जाती है। तो ये लोग मिलकर सबसे पहले उसे ब्लड चढ़ाते हैं और भी कई सारे सप्लीमेंट्स से उसे वो वापस चढ़ाते हैं। इस बीच के अंदर पैट ये भी बता देता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आज सुबह सुबह डियॉन ने उसके ऊपर पावर्स का इस्तेमाल किया था सिर्फ और सिर्फ उसके माइग्रेन को हटाने के लिए। और उसने ये भी बताया था कि पैट जो कि है वो एक बहुत बड़ा इंसान है, उसने जब पावर्स का इस्तेमाल किया तो हो सकता है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा रिलीज हो गई है और ये सब कुछ उसी के चक्कर में हुआ है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। डियॉन जहाँ पे एकदम पहले बेहोश हो रहा था वहाँ पे एकदम से उसका टेम्परेचर गिर जाता है, नॉर्मल हो जाता है, यानी कि 98 से भी कम हो जाता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर था। सबके सांस में एकदम सांस आती है, जान में जान आती है कि फाइनली डियॉन अब जाके ठीक है। लेकिन अब तक बोर्ड मीटिंग बैठ चुकी थी और केट को वहाँ पे बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ सुजैन के पास में भी कॉल आ जाता है कि ये हॉस्पिटल किसी बड़ी सी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो ऐसे पेशेंट को चेक कर सके। दूसरी तरफ डियॉन वॉशरूम के लिए जाता है तो इतनी ही देर में अब जाके पैट निकोल से बात कर ही लेता है, क्योंकि उसे निकोल से कल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, क्योंकि वो अब निकोल के साथ में रहना चाहता था। सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसके साथ में
कहकर उसे शादी वगैरह करना चाहता था, इस फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन निकोल मना कर देती है इस चीज के लिए कि नहीं, मैंने तुम्हें आज तक बस बेस्ट फ्रेंड ही देखा है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं देख सकती हूँ। तो यहाँ पे पैट पूछता है कि ऐसा क्यों कह रही हो, डियोन के कारण कह रही हो क्या? डियोन को मैं समझा लूंगा, डियोन मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन निकोल कहती है कि नहीं, मैं अभी तक मार्क को नहीं भूल पाई हूँ और मैं अभी तक ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तुम्हें ये चीज समझनी होगी। पैट का कहीं ना कहीं दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होप्स लगा रहा था और उसे हर कोई वैसे भी रिजेक्ट करता था, और लेकिन इस बार वो निकोल और डियोन को सच में फैमिली बनाना चाहता था। तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और डियोन के आने से पहले यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निकोल भी बाहर निकलती है, तभी उसकी बहन आती है रोती हुई, जिसे पता था कि उसकी बहुत ज्यादा 12 बजने वाली है क्योंकि उसके ऊपर बोर्ड मीटिंग बिठाई जाने वाली है और चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बस उसका छोटा सा बच्चा फंसे नहीं, यानी कि डियोन को कोई उठा के अपने साथ न ले जाए, इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इवन वो खुद को दोषी मान रही थी कि शायद उसे निकोल की बात मान के बच्चे को घर पे ही रखना चाहिए था, हॉस्पिटल लेके ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब जो भी चीजें उसे फेस तो करनी ही पड़ेगी। निकोल भी उसे शांत करती है और उसके बाद में डियोन को अपने साथ डिस्चार्ज करा के घर लेके जाने लगती है। दोनों हंसी मजाक कर ही रहे थे कि ये लोग क्या खाएंगे। इतनी ही देर में यहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च टीम पहुंच जाती है और वो सब ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि जैसे डियोन को तो कोई बहुत ही भयानक बीमारी है और वो लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डियोन को बस उठा लिया जाता है, उसे मास्क पहना दिया जाता है और उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है। निकोल चिल्लाती रह जाती है डियोन डियोन डियोन, लेकिन डियोन को तो ये लोग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने साथ उठा के ले जाते हैं और बस निकोल रोती रह जाती है, यानी कि डियोन अब जा चुका है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राइजिंग डियोन के सीजन 1 के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि निकोल सीधा बायोना के लैब के अंदर पहुंच गई थी और वहाँ पे हर जगह अपने बेटे के बारे में चिल्ला रही थी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, मुझे वापस से अपना बेटा लौटा दो। क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बायोना के लैब से बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और अपने साथ में डियोन को ले गए थे, एक तरीके से कह सकते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो भी है डियोन बायोना के लैब के अंदर ही है। निकोल हर जगह चिल्लाती रहती है, कांच वगैरह तोड़ देती है और अब तक काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। तभी उसके सामने सुजैन आ जाती है और निकोल फिर से अपने बेटे के बारे में कहने लगती है, जिसके बाद में सुजैन अपने साथ निकोल को अपने रूम में लेके जाती है। उसके बाद में उसे कई सारे डेटा के बारे में बताती है कि आखिर डियोन क्या चीज है और उसके अंदर क्या तरह के पावर्स आए हैं, वो कब से डियोन के ऊपर नजर रख रही है, मार्क के ऊपर भी नजर रख रहे थे। ये लोग मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मार्क मर गया था। इसी के साथ में स्ट्रोम के बारे में जो भी चीजें अब तक निकोल को नहीं पता थी, उसमें से कई सारी चीजें सुजैन ने उसे चेक करके बताई। अरोरा इवेंट के अंदर जितने भी लोगों को पावर्स मिली थी या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जितनी भी तबाही हुई थी उससे रिलेटेड, और कैसे वो स्ट्रोम हर जगह हर तरफ घूमे जा रहा है। और इसी के साथ में उसे निकोल के घर के बाहर भी देखा गया है। तो अब जाके कहीं ना कहीं निकोल सुजैन की बातों पे बिलीव करने लगी थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है और उसे अब काफी सारी चीजें समझ में भी आ गई थी जो कि अब तक निकोल के सामने नहीं आई थी। कह सकते हैं कि फ्रंट टू फ्रंट बात करना। निकोल यहाँ पे बस अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी, तो वो सुजैन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सुजैन कहती है कि हमें उसे क्वारंटाइन में रखने के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिले हैं, हमारे पास में इतनी प्रूफ है कि हम उसे लाइफ टाइम यहाँ पे रख सकते हैं। तुम अगर शांति से चाहो या नहीं चाहो, ये तुम्हें कोई रिक्वेस्ट या कोई प्यार से कहीं भी बात नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्डर्स है। अब निकोल बुरी तरीके से डर चुकी थी कि उसके बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे और सुजैन को तो एक बहुत बड़ा मौका मिला है एक लाइव इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, जिसके पास में पावर्स है। और आखिर ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब चीजें समझने के। तो निकोल अब यहाँ पे जाके सुजैन से एक डील करती है कि कैसा हो कि अगर इन सबको मार्क का डेटा मिल जाए तो वो उसके बेटे को छोड़ देगी। सुजैन इस बारे में सोचने लग जाती है कि मार्क का डेटा सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर निकोल उसे दे देगी तो ये उसके बेटे को भी छोड़ देंगे। तो ये दोनों ही इस डील के ऊपर आते हैं कि डियोन को छोड़ दिया जाएगा, जिसके बदले में निकोल को मार्क का सारा डेटा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे निकोल अपने बेटे के पास में आती है। काफी ज्यादा उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी थी क्योंकि डियोन को क्वारंटाइन में रख रखा था, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो माँ अपने बेटे को तो कैसे समझेगी कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। वो जाते ही डियोन को गले से लगा लेती है, अपने ड्रेसेस वगैरह खोलती है, उसे भी चेंज करवाती है और उसे बस रेडी करके यहाँ से ले जाती है। अब तक ये लोग शाम को अपने घर पहुंच चुके थे, जहाँ पे पहले से केट थी। केट भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो निकोल की कंडीशन समझ रही थी कि निकोल कितने टाइम से अपने बेटे के साथ में इस कंडीशन के अंदर परेशान हो रही है। उसके बेटे के पास में पावर्स है, उसे गवर्नमेंट के लोग उठा के ले गए, तो काफी सारी चीजें चल रही थी। जिसके बाद में सीन यहाँ पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो भी यहाँ ऑफिस में बैठ के परेशान हो रहा था, अपना सर्वर दबा रहा था, उसका सर काफी जोर से दर्द कर रहा था। और अब तक यहाँ पे सुजैन भी आ गई थी। ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और सुजैन कहती है कि अब जब तुम्हें डेटा मिल गया है तो क्या तुमने इस डेटा को पहले भी देखा है? तो पैट मना कर देता है कि नहीं मैंने आज से पहले नहीं देखा है, जबकि पैट के पास ये डेटा तो पहले ही आ गया था क्योंकि निकोल ने उसे दिखाया था। अब यहाँ पे पैट बताता है सुजैन को कि अभी उसने इतना काम करा है कि वो मार्क के डेटा को और बायोना के डेटा को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है और उसमें कोई कॉमन चीजें ढूंढ रहा है, लिंक ढूंढ रहा है, जहाँ पे उसे डियोन के बारे में यही पता चला है कि डियोन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कम है। अगर वो किसी चीज को हील कर रहा है तो उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज को हील कर दे, जैसा कि सुजैन चाहती है कि वो बहुत बड़े बड़े से डैमेजेस को ठीक कर दे, जो कि अरोरा इवेंट के कारण नॉर्दर्न लाइट देखते वक्त आए थे। लेकिन इस चीज के लिए डियोन बहुत ज्यादा छोटा है। जिसके बाद अगले दिन हम वापस से निकोल को देखते हैं। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसे अब ऑफिस भी जाना है, अपने बेटे को स्कूल भी भेजना है, लेकिन वो डरी हुई थी कि आखिर उसे भेजेगी कैसे, क्योंकि कल ही इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई है और ऑब्वियसली बात है कि बायोना के लोग उसके ऊपर नजर भी रखेंगे। तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजे भी या नहीं भेजे
उसे ऑफिस जाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे शार्लेट कहती है कि कोई बात नहीं, इन सब चीजों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, तुम आराम से ऑफिस जाओ, उसे मैं ले जाऊंगी। निकोल कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसे आज ले जाओगी, लेकिन कल का क्या होगा? मैं आखिर कब तक ये चीजें बर्दाश्त करूंगी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि चीजें नॉर्मल कब होंगी। अब तक यहाँ पे पैट भी आ चुका था, जो कि डियोन को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आया था। ये दोनों आपस में बात करते हैं। निकोल बाहर आती है तो उसे पूछती है, और पैट भी कहता है कि आखिर कल क्या क्या चीजें हुई, कितनी बुरी चीजें हुई, और इसी के साथ में ऑफिस के अंदर सुजैन क्या सोच रही है। वो निकोल को समझाती है कि कैसे वो डियोन के बारे में सोच रहे हैं कि डियोन सारी चीजें हील कर सकता है, उसके पास में बहुत ज्यादा पावर्स है। जहाँ पे निकोल कहती है कि सच में क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? पैट कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो जो भी चीजें सोच रहे हैं मैं बस तुम्हें वही बता रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, उसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। अब तक डियोन भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन निकोल उसे वापस से अंदर ले जाती है और उसे समझाती है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरे के अंदर है, कभी भी उसे कोई भी अपने साथ लेके जा सकता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। इसी कारण शार्लेट उनके साथ जाएगी और हर वक्त इनके साथ ही रहेगी। डियोन थोड़ा परेशान तो था कि आखिर हर वक्त कोई कैसे उसके साथ रह सकता है इनविजिबल होके, लेकिन उसे फिर भी अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। अब तक निकोल भी अपने ऑफिस के अंदर आ चुकी थी, चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई थी। कल जो उसने पैम्पलेट बनवाया था वो काफी अच्छी तरीके से बाहर निकल के आया है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है, और निकोल को यहाँ पे एक प्रमोशन मिल जाता है, जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने कलीग वगैरह से बातें करती है, हंसी मजाक करती है। इसी के साथ में डियोन भी स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे अनकंफर्टेबल तो फील हो ही रहा था, क्योंकि शार्लेट हर वक्त उसके साथ में थी। लेकिन वो शार्लेट को ये भी बताता है कि उसके साथ में क्या क्या चल रहा है। स्कूल के कुछ बच्चे जो कि उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, और इसी के साथ में जो उनका प्रिंसिपल है जो कि व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच में पार्शियलिटी करता है। तो डियोन इसके बारे में भी शार्लेट को बताता है। तो शार्लेट कहती है तुम आगे जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। जिसके बाद तो इनविजिबल हो रखी शार्लेट इन्हीं के प्रिंसिपल को सारे बच्चों के सामने गिरा देती है, और सारे बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। डियोन अब तक अपनी क्लास में पहुंच चुका था, जहाँ पे सारे बच्चों का एक साइंस प्रोजेक्ट था, सभी उसे मिलकर पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन डियोन को कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड एस्पेरेंजा है वो कहीं ना कहीं उसके दूसरे दोस्त जॉनथन के साथ में ज्यादा फ्रेंडशिप कर चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं, जिसे फाइनली अब अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था, और वो अपने डांस क्लास की तरफ निकल गई थी। अपने बेटे के ऊपर भी ध्यान रख रही थी, शार्लेट से भी बात कर रही थी, स्कूल से रिलेटेड काफी सारी बातें कि डियोन ठीक है या नहीं है, और अब उसका डांस पार्टनर भी आ गया था। जिसके बाद काफी टाइम बाद पता चल रहा था कि निकोल ने डांस करा है। वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो वापस से अपनी पुरानी लाइफ जी रही थी। रात में निकोल घर आती है, तभी वो अपने किचन के अंदर खाना बनाती बनाती डांस कर रही थी। तो डियोन आके पूछता भी है कि मॉम आज आप इतनी खुश क्यों हैं? तो निकोल यहाँ पे बताती है कि कैसे आज उसकी मॉम को प्रमोशन मिल गया है और वो बहुत ज्यादा खुश है, इसी के कारण दोनों खुशी खुशी डांस कर रहे थे। तभी यहाँ पे शार्लेट उसे अपने पास बुलाती है और साथ ही में वापस से डेटा टैली करवाती है, वो डेटा जो कि मार्क का था, और इसी के साथ में वो डेटा जो लोग गायब हो गए थे, काफी सारी चीजों को वो टैली करती है। और उसे पता चलता जा रहा था कि वो स्टॉर्म इनके पीछे पड़ा हुआ है और जल्द ही इन तक भी पहुंच जाएगा। ये स्टॉर्म उन लोगों के पास में जा रहा है जिन जिन लोगों के पास में पावर है। कंटिन्यूअसली वही सारे लोग गायब होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। तो जल्दी एक दिन आएगा कि वो डियोन के पास में भी पहुंच जाए। अब यहाँ पे निकोल को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, और अब वो शार्लेट को रिक्वेस्ट करने लगती है कि शार्लेट अब इनके साथ में ही रहे। हालांकि शार्लेट का आगे पीछे कोई भी नहीं था, फैमिली मेंबर कोई भी नहीं था, इसी के कारण ये जिंदा बच गई है। शार्लेट को भी निकोल की कंडीशन समझ में आ गई थी, और वो डियोन का ध्यान रखने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे कैसे जिंदा रहना है ये सब टेक्निक सिखाने के लिए, इनके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वापस से निकोल डियोन को भेजने वाली थी स्कूल, और तभी यहाँ पे अब तक पैट भी आ चुका था। हालांकि इस वक्त निकोल पैट को घर के अंदर इनवाइट तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी पैट घर के अंदर आ जाता है और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे 3 कप दिखाई देते हैं। तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चीजें हो रखी है, और अब वो यही चीज डियोन से भी पूछ लेता है। डियोन को समझा के पहले से भेजा गया था कि अपने घर के अंदर तीसरा मेंबर यानी कि शार्लेट है, इस बारे में तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तो डियोन भी चुप था। तो यहाँ पे पैट बातें घुमाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा कि आखिर कौन आया था, लेकिन तुम मुझे बता तो सकते हो कि आखिर वो तुम्हारे लिए सेफ है या नहीं है। लेकिन डियोन इनमें से कोई भी बात का आंसर नहीं करता है। यहाँ पे निकोल अपने ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा परेशान थी, उसके पास में काम हद से ज्यादा था, और स्कूल से ले जाने के लिए उसने शार्लेट के लिए लेटर लिखा था, लेकिन स्कूल वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और इसी के चक्कर में निकोल को वापस से लेटर बनाना पड़ा। अब तक यहाँ पे निकोल का बॉस भी आ गया था, जो कि उसे किसी काम के लिए प्रिंटिंग के लिए भेज देता है। तो निकोल कहती है बस 5 मिनट रुको, और इसी चक्कर में वो थोड़ी गड़बड़ कर देती है। आज जो उसका लंच ब्रेक था, जिसके अंदर वो डांस प्रैक्टिस करने वाली थी, उस चीज का भी टाइम उसे नहीं मिला। तो वो अपने डांस पार्टनर को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास में बहुत ज्यादा काम है। वो एक्चुअली खुद को भी समझा रही थी कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसे डांस करना था, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बिजी होने के कारण वो डांस नहीं कर पाई। तो उसका डांस पार्टनर कहता है कि तुम तो हमेशा ही बिजी रहोगी, तो क्या इन चीजों को हमेशा इग्नोर करोगी? तुम एटलीस्ट 5 मिनट तो रुक ही सकती हो। और आखिरकार निकोल बात वापस ही मान जाती है, क्योंकि उसे भी सच में डांस तो करना ही था, और वो उस डांस पार्टनर के साथ में डांस करने लगती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस लड़के को पसंद भी करती है और उसके साथ अच्छे से डांस कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि पैट यहाँ पे निकोल से मिलने के लिए आया था, तो वो इन दोनों को साथ में देख लेता है, और कह सकते हैं कि पैट का बहुत बुरी तरीके से दिल टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे सर दर्द भी हो रहा था, और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डियोन के साथ उसके ग्रुप ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जो कि स्ट्रोम से रिलेटेड था। इन्होंने जार में एक स्ट्रोम बनाया, इसी के साथ में ये लोग हवा का प्रेशर भी लगाने वाले हैं, लाइटनिंग भी करने वाले हैं। तो टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस था इन बच्चों से कि आखिर इन्होंने छोटे छोटे से बच्चों ने क्या क्या चीजें कर दी है। वो सबसे अपना अपना काम पूछते हैं कि आखिर कौन क्या क्या करने वाला है। डियोन इन सबके बीच में स्पीच देगा, जॉनथन आएगा एक मशीन लेकर जो कि गर्म हवा छोड़ेगा, जिससे कि उस स्ट्रोम को तोड़ा जा सके। तब यहाँ
यहाँ पे डियोन अपनी स्पीच भी सुनाता है और इनका जो टीचर था वो हद से ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। जोनाथन ने खुद ने उस मशीन को बनाया था, लेकिन अभी भी इनके कामों के अंदर थोड़ी बहुत कमी बाकी थी और कल इनका फाइनल प्रोजेक्ट दिखने वाला था, तो इन्हें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। लेकिन सबको अपने अपने कामों के अंदर जाना था। ऊपर से जोनाथन का जो पुराना ग्रुप था वो उसे वापस बुलाता है, तो वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता। साथ ही में डियोन को भी किसी काम से जाना था, तो एस्पेरेंजा अकेली बचती है। तो एस्पेरेंजा कहती है कि ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट को मैं ही पूरा कर लूंगी। अब यहाँ पे डियोन को लगता है कि वो एस्पेरेंजा की मदद कर सकता है और उसे जरूर अपनी मैजिक से ठीक कर सकता है या फिर उसे अच्छा फील करवा सकता है। तो वो एस्पेरेंजा को कमरे में लेके जाता है और अपनी पावर से सीधा उसे चेयर से उठा देता है। अब हालांकि एस्पेरेंजा एक पैरालाइज बच्ची थी, एक डिसेबल बच्ची थी, जिसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो हवा के अंदर उड़ पाएगी या फिर अपनी सीट से उठ पाना बहुत अनकंफर्टेबल चीज हो जाएगी। इस चक्कर में एस्पेरेंजा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और डियोन से गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरे साथ में ऐसा करो, तुम्हें किसने कहा कि मुझे हवा के अंदर उठना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये वो करके डियोन और एस्पेरेंजा के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं, वो अपने पैम्पलेट को प्रिंट कराने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे बाहर पैट दिखाई देता है। अब पैट यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी दिख रहा था। वो फाइनली निकोल के सामने सारी चीजें बताने लगता है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो हो सकता है वो इंसान लौट के उसके पास में आए, लेकिन कंटिन्यूअसली वो मेहनत करता ही जा रहा है, लेकिन निकोल उसके बारे में कभी सही सोच ही नहीं रही है। निकोल कहती है कि देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो पैट यहाँ पे बता देता है कि निकोल उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है, हर बार उसका फायदा उठाती है। जब जब निकोल ने चाहा तब तक वो डियोन के पास आ गया या फिर डियोन के सारे काम करे। तब यहाँ पे निकोल को भी फील होता है कि हाँ पैट, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए और आज के बाद मैं तुम्हें काम नहीं कहूंगी, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। यहाँ पे अब पैट कहता है कि इसमें सॉरी की बात नहीं है, तुम सच में मेरा गलत फायदा उठा रही हो, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम मुझे जब काम बताती हो तो मुझे तुम्हें मना कर देना चाहिए और तुम तो किसी और के साथ में लगी हुई हो, मैंने सुबह भी देखा तुम किसी के साथ में ब्रेकफास्ट कर रही हो, तुम किसी के साथ में डांस कर रही हो। तब तो निकोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर घुस नहीं सकते हो और आज के बाद तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहोगे, डियोन से भी दूर रहोगे। जिसके बाद तो कहीं ना कहीं पैट भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम फालतू की बातें नहीं कर सकती, वो मेरा बच्चा भी है, मैं उसका गॉडफादर हूँ, तुमसे ज्यादा टाइम बिताया मैंने। इस चक्कर के अंदर तो निकोल और पैट के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है और निकोल बुरी तरीके से डर जाती है। फटाफट से शार्लेट को कॉल करती है और कहती है कि डियोन तुम्हारे साथ में है ना, कुछ भी हो जाए उसे पैट से मिलने मत देना, पैट से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया है और बस डियोन को फटाफट से घर ले जाओ। जहाँ पे शार्लेट कहती है टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छी तरीके से घर ले जाऊंगी और पैट को भी अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। शार्लेट पूछती है कि आखिर हुआ क्या, जहाँ पे निकोल कहती है कि वो बेमतलब का मेरे ऊपर हक जमा रहा था, कहना चाह रहा था कि आखिर मैं किसके साथ में हूँ, किसके साथ में नहीं हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। शार्लेट को भी समझ में आ गया था कि पैट गलत चीजें कर रहा है। अब तक शार्लेट डियोन को अपने साथ घर लेकर आ गई थी और उसे भी इनविजिबल ही रख रखा था ताकि कोई उसे देख ना ले। वो डियोन को समझा के घर के अंदर भेज देती है और उसके बाद में पैट को बाहर ही रोक लेती है। पैट कहता है कि देखो मुझे डियोन से मिलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बस मैं उसे एक बार देख लूं कि वो ठीक है या नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शार्लेट मना करती है कि कोई जरूरत नहीं है, डियोन बिल्कुल ठीक है और जब उसकी मॉम ने तुम्हें कह दिया है कि तुम उसे नहीं मिलोगे तो फिर आखिर तुम क्यों मिल रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो पैट यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम हो कौन आखिर जो मुझे रोक सकती हो, मैं डियोन के पास जाके ही रहूंगा, फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो। तब तक तो शार्लेट को भी गुस्सा आ जाता है और वो पैट को धक्का दे देती है। तब पता चलता है, तब यहाँ पे पैट बोलने लगता है कि मुझे तो तुम्हें उस अरोरा इवेंट के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए था। ये था गाइस अब तक के सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे पैट की आंखें पूरी तरीके से बदल जाती है। उसे बहुत अजीब तरह की एंजाइटी हो रही थी, इससे पता चलता है कि वो बदलने लगा है। अब तक जिस स्ट्रोम की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि पैट ही था और यहाँ पे शार्लेट के साथ उसकी फाइट होना शुरू हो जाती है। निकोल अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, इतनी देर में बायोना से उसे कॉल आता है जहाँ पे बताया जाता है कि उसके घर के बाहर ही एक स्ट्रोम है, तो उसे जल्द से जल्द बायोना के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे वो सेफ रहेगी। तो निकोल कहती है कि उसका बेटा घर पे ही है, डियोन अकेला है घर पे। और यहाँ पे शार्लेट पैट के साथ में फाइट कर रही थी, यानी कि उस स्ट्रोम के साथ में जिसने इतने सारे पावर वाले लोगों की जान ली थी। और इसी के साथ गाइस ये बहुत अमेजिंग सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से राइजिंग डियोन सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है राइजिंग डियोन, जिसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। अभी बारी है सीजन 1 की, जिसके ऑलमोस्ट सारे एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज बारी है इसके आखिरी एपिसोड की। बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, सुपरनैचुरल, सुपर पावर्स, फैंटेसी, साई-फाई पावर्स और भी कई सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी है ये सीरीज। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो अगर अब तक भी गाइस आपने इसकी पूरी सीरीज नहीं देखी है तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगी कि जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि पैट ही वो इंसान है या फिर कह सकते वही स्ट्रोम है जो कि अब तक काफी सारे लोगों की जान ले चुका है। तो आखिर पैट के साथ ऐसा हुआ कैसे? तो इसी कंटिन्यूटी के साथ में राइजिंग डियोन सीजन 1 की आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड नंबर 9 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ये वही अरोरा इवेंट है जहाँ पे बाहर मार्क गया हुआ था। बाहर भी काफी सारे लोग थे, एकदम से टेम्परेचर के अंदर गिरावट आई, काफी ज्यादा गर्मी हो गई और ऊपर से एस्ट्रॉइड गिरने लगे। अंदर बैठा हुआ पैट इन सारी चीजों को देख रहा था और कोशिश कर रहा था समझने की आखिर ये चीजें हुई क्या है। मार्क से उसका ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसी के कारण वो भी अपना जैकेट पहन के बाहर आ जाता है, लेकिन वो दूसरी तरफ से आता है जिस तरफ बाहर अरोरा इवेंट चल रहा था। तो उस वक्त एस्ट्रॉइड लोगों के ऊपर नहीं गिरे थे, लेकिन जहाँ पे पैट खड़ा था वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। कंटिन्यूअसली ऊपर से ऐसा लग रहा था एस्ट्रॉइड
एस्ट्रॉइड उसके ऊपर गिरते जा रहे हैं और बहुत सारे एस्ट्रॉइड उसे लग गए हैं। शायद यही वो टाइम था जिस वक्त पैट पूरी तरीके से बदल गया है। वो अंदर आया, अपना जैकेट उतारा है तो उसने खुद को देखा कि उसके ऊपर घाव हो चुके हैं, काफी ज्यादा उसकी बॉडी अजीब तरीके की हो गई है। जिसके कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि मार्क के साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे उसकी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। हालांकि मार्क थोड़ा इनोसेंट बंदा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे समझ पाए। उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करने के लिए आई थी, वो यहाँ से बस परेशान होकर जा रही थी। पैट उसे बहुत सारी चीजें समझाता है कि प्लीज वो उसके साथ में रहे या थोड़ा टाइम और देने की कोशिश करे, लेकिन ये लड़की उसकी बात नहीं समझ पाती है। पता चलता है कि अरोरा इवेंट में ये लड़की भी पैट के साथ में ही थी। जब वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो पैट उसका हाथ पकड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की पूरी तरीके से बदलने लगी है। इसका पूरा फेस काफी ज्यादा रेड हो गया है, कह सकते हैं उसके अंदर आग लग रही थी। और इसी वक्त पैट भी पूरी तरीके से बदल जाता है। वही स्ट्रोम के अंदर वो कहता भी है कि वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता, एक स्ट्रोम में बदल जाता है और इसी लड़की की जान ले लेता है, क्योंकि इस लड़की के पास में भी पावर्स थी। और सेम टाइम पे सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे पैट जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रोम मैन बना हुआ था, वो अपने हाथों के अंदर शार्लेट को उठाता है और एकदम से जला के राख कर देता है, बिल्कुल गायब कर देता है। और ये सारी चीजें निकोल ने अपनी आंखों के सामने देखी कि वो और कोई नहीं बल्कि पैट ही है, क्योंकि वो वापस से अपने ओरिजिनल रूप के अंदर भी आ चुका था। निकोल फटाफट से घर के अंदर जाती है, डियोन को उठाती है, उसका सामान वगैरह पैक नहीं करवाती और कहती है कि बस हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, चलो जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद में पैट को हम देखते हैं जो कि वापस से नॉर्मल इंसान बन के घर में आता है। तो तब तक तो निकोल यहाँ से डियोन को लेके जा चुकी थी। निकोल बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, अपनी बेटी को कैसे सेफ रखेगी, क्योंकि जो सबसे इनका फैमिली मेंबर था पैट, वो ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यहाँ पे डियोन को बार बार में एस्पेरेंजा के पास जाना था, उससे बात करनी थी, लेकिन निकोल उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देती और बस यहाँ से ले जाती है। तभी हम देखते हैं सीन केट के ऊपर शिफ्ट होता है और उसके घर पे यहाँ पैट उसे मिलने के लिए आया था। बहुत बुरी तरीके से हड़बड़ाया हुआ था, उसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा था और साथ ही में निकोल के बारे में भी कहता है कि निकोल कुछ अलग तरीके का बिहेव कर रही है, हो सकता है वो डियोन के लिए सेफ नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है केट को तो पता होगा अपनी बहन के बारे में, तो वो कहती है कि मैं जब तक निकोल से मिली थी तब तक वो बिल्कुल ठीक है, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि निकोल ठीक नहीं है। पैट उसे समझाता है कि वो डियोन के साथ में बहुत अलग तरीके का बिहेव कर रही है, हमारे बीच में थोड़ी सी अनबन हुई थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो इस वक्त अभी कहाँ पर है। तभी यहाँ पे कैट को समझ में आ जाता है कि पैट कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और उसे अब यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा। वो गुस्से के अंदर कैसे तैसे करके पैट को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पैट गुस्से के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और फिर केट से पूछता है कि देखो तुम मुझे सच सच बता दो कि आखिर निकोल डियोन को लेके कहाँ पे गई है, मुझे बस देखना है कि वो ठीक है या नहीं है, नहीं तो मुझे ना चाहते हुए पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे केट झूठ बोल जाती है और कहती है कि निकोल डियोन को लेके अपने पेरेंट्स के पास गई है ताकि कुछ टाइम के लिए वो पैट के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद में वो हैंड टू हैंड निकोल को कॉल लगाती है, पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, पैट आखिर किस तरीके से बात कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे निकोल आखिर क्या समझा पाती है अपनी बहन को, वो बताती तो है कि आखिर वही है जो ये स्ट्रोम मैन है, वो पैट ही है और हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने आया है, हम बहुत दूर जा रहे हैं ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। निकोल की बहन कहती है तुम यहाँ पर आ जाओ, हम सारी चीजें संभाल लेंगे, लेकिन निकोल मना कर देती कि अगर मैं वहाँ पे आई तुम भी खतरे में पड़ जाओगी, इससे अच्छा है कि हम कहीं बहुत दूर चले जाएं और मैं तुम्हें भी ना बताऊं कि आखिर हम कहाँ पर गए हैं, तुम बस अपना ध्यान रखना। जहाँ पे केट कहती है कि अरे मैं तो यहाँ पे अपना ध्यान रख लूंगी, लेकिन तुम आखिर कहाँ जा रही हो, कुछ तो बताओ। लेकिन निकोल कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पे दूसरी तरफ हम पैट को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर अलग ही तरीके के निशान हो रखे थे, जैसे कि वो जल रहा है और अपने अंदर की इस बॉडी को खत्म कर रहा है। इस बॉडी को वो स्ट्रोम या फिर कह सकते जो भी सुपरनेचुरल पावर थी वो पैट की बॉडी को अंदर से खत्म करती जा रही थी और पैट को हील होना था, इसी के कारण वो डियोन के पीछे पड़ा हुआ था। वो कंटिन्यूअसली निकोल को मैसेजेस कर रहा था, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, सब कुछ कर रहा था, लेकिन निकोल किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रही थी। इसी के साथ में अब यहाँ पे पैट का दिमाग चल जाता है और वो डियोन को गेम के अंदर मैसेज कर देता है कि आखिर डियोन इस वक्त कहाँ पर है। जिसके बाद में सीन यहाँ कैबिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे ये फैमिली दूर जाके अलग जंगल के अंदर रहा करती थी। पुलिस पूरी जगह को सेव करने की कोशिश कर रही थी, उसने लकड़ी के बहुत सारे पट्टे लगा दिए थे ताकि अगर कुछ हो तो कोई अंदर से कुछ करे ना। हालांकि इन लकड़ी के पट्टों का कोई काम था नहीं, अगर कोई इतनी बड़ी पावर अंदर आएगी तो ऑब्वियसली बात है लकड़ी के पट्टे क्या ही बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। डियोन भी परेशान था, अपना गेम खेल रहा था, उसे बार बार में बस एस्पेरेंजा से बात करनी थी। वो एस्पेरेंजा को मैसेज करता है लेकिन एस्पेरेंजा उसे कोई रिवर्ट नहीं करती है। लेकिन तभी यहाँ पे गलती से डियोन पैट का मैसेज खोल के देख लेता है और उसे इन्फॉर्म कर देता है कि वो अपनी मॉम के साथ में कैबिन के अंदर आया है, यानी कि इस जगह को कैबिन कहा जाता है। जिसके बाद में डियोन बाहर आता है, अपनी मॉम से बातचीत करने लगता है और पूछता है कि आखिर आप पैट से क्यों नहीं बात कर रही है, क्या हुआ है पैट और आपके बीच में। अब यहाँ पे निकोल से समझाती है कि देखो बेटा, दो जनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर आपको कुछ कहता जाए तो हम वैसी ही बात सुनते जाएं, ये बड़ों के बीच की बात है। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है कि हम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो सामने वाले को समझना चाहिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं डियोन अपनी और एस्पेरेंजा की बात करने लग जाता है और अपनी मॉम को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने एस्पेरेंजा को हवा के अंदर उठा दिया, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तब उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे सॉरी फील कर रहे हो तो उससे बाद में जाके मिल लेना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। लेकिन डियोन बहुत ज्यादा पागल हो रखा था क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट भी था, साइंस प्रोजेक्ट था जो कि उन्हें खत्म करना था और इस वक्त डियोन तो यहाँ पर था, तो साइंस प्रोजेक्ट आखिर पीछे से कौन पूरा करेगा। तो बार बार में अपने टेलीपोर्ट की पावर का
इस्तेमाल करने लगता है। निकोल उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती है, लेकिन डियॉन के पास में ये पावर स्टेबल नहीं थी। वो अपने आप ही गलत पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ कमरे के अंदर पहुंच जाता है। निकोल उसे समझाती है कि बेटा थोड़े टाइम की बात है, बस बात को समझो और अभी यहाँ पे रुक जाओ, हम बाद में चले जाएंगे और मैं तुम्हारी पक्का बात करवा दूंगी। इतनी ही देर में यहाँ पे काफी बड़ा स्टॉर्म आने लग जाता है, वापस से वही बारिशें, तूफान, ये सारी चीजें। और अब जब निकोल डियॉन को अंदर सुला के बाहर देखने जाती है तो एकदम से वो स्टॉर्म बढ़ता ही जा रहा था। तो निकोल फटाफट से चीजों को सही करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डियॉन अब खुद की पावर्स के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करता है, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी इस पावर के ऊपर ध्यान लगाता है। तभी एकदम से सारा का सारा तूफान हट जाता है, बिल्कुल धूप की रोशनी आने लग जाती है। निकोल बाहर आके देखती है तो पता चलता है कि यहाँ पे पैट आ गया है। और अब निकोल पैट से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, इतनी दूर तक कैसे आए, क्या तुम कार से आए, क्योंकि कार तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तुम पैदल यहाँ पे आ नहीं सकते, इतनी देर पहले तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तब यहाँ पे पैट धक्का देके सीधा निकोल को अंदर पहुंच जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे डियॉन से बात करने दो। और तभी यहाँ पे निकोल पैट की बॉडी के ऊपर वही निशान देख लेती है, तो पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम किस तरीके की बीमारी से प्रॉब्लम है, तुम्हें आखिर किस तरीके की बीमारी हुई है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और आखिर तुम्हें डियॉन क्यों चाहिए। लेकिन पैट कुछ भी नहीं कहता और धक्का मार के सीधा डियॉन की तरफ आने ही वाला था। निकोल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पे ही डियॉन गायब हो जाता है और फाइनली उसकी वो पावर एकदम सही जगह पे आती है, क्योंकि डियॉन इस वक्त अपने सिटी वाले स्कूल के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे उसे पहुंचने का बहुत जोर से मन कर रहा था। अब तक तो पैट पागल हो गया था, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा करने लग गया था और इवन अब तो निकोल को भी समझाने लगा था कि कैसे उसे डियॉन की जरूरत है, वो अंदर से मरता जा रहा है, अगर डियॉन ने उसे ठीक नहीं किया तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब फाइनली निकोल को ये भी पता चल गया था कि जो पैट है, जिन लोगों के पास में पावर्स है, वो उन्हीं लोगों को मार देता है, यानी कि निकोल के हस्बैंड मार्क को भी पैट ने ही मारा था। इस बात से तो निकोल बहुत ज्यादा भड़क जाती है, गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो पैट यहाँ पे कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि हम फैमिली बन के रह सकते हैं और तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अब आखिर मैं वही करूंगा जो कि मुझे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा जिनके पास में पावर्स है, नहीं तो डियॉन मुझे ठीक कर दे, इनमें से कोई भी एक चीज उसे करनी ही पड़ेगी। अब ऑब्वियस बात है कि निकोल यहाँ पे पैट को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती थी, वो उसके सर पे मार देती है। तो इस चक्कर के अंदर पैट बहुत ज्यादा भड़क जाता है, अपने स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। पूरा का पूरा घर यानी कि कैबिन उड़ जाता है, उसके अंदर आग वाग लग जाती है, बहुत अजीब तरीके से घर बर्बाद हो जाता है और यहाँ से पैट निकल जाता है। जिसके बाद में सीन सीधा बहुत पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें निकोल की बहुत पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जब वो पहली बार कह सकते हैं कि मार्क से मिली थी। वो एक लाइब्रेरी के अंदर काम किया करती थी, नाइट शिफ्ट लगाया करती थी और हमेशा की जैसे लेट आया करती थी, पार्टी फ्रीक हुआ करती थी, उसे पार्टीज बहुत ज्यादा पसंद थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्क ने एक साथ में 6 बुक ले रखी थी और आगे होके निकोल उसे बात करने के लिए आई थी कि 4 बुक का अलाउ है, तुम 6 बुक लेके क्यों बैठे हो। तो मार्क कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पे रोज रात को डेली पढ़ाई करता हूँ, तुम हमेशा डेली रात में लेट आती हो, इतना पीती हो, तब पार्टी करती हो। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होने लग जाती है, क्योंकि निकोल के पास पैसे नहीं है, उसके पापा उसे कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, वो खुद कुछ और पढ़ना चाहती है। तो यही वो दिन था जब इन दोनों के बीच में पहली बार कन्वर्सेशन हुई थी। जिसके बाद में अब निकोल वापस से अपनी हिम्मत जुटाती है, काफी ज्यादा जल गई थी, उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिर गया था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए वो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और उठ के यहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्पेरेंजा और जोनाथन बिल्कुल अकेले हैं, अब इन दोनों को ही अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करना है। लेकिन तभी यहाँ पे डियॉन आ जाता है और सबसे पहले तो इनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। उसके बाद में वो एस्पेरेंजा को भी कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा और प्लीज मुझे ग्रुप से बाहर मत निकालो। एस्पेरेंजा सीधा जाके डियॉन के गले लग जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पहले माफ कर चुकी थी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी तुम्हारे साथ में। उसके बाद अब ये तीनों अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए एकदम सुपर एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। निकोल घर से बाहर निकलती है और फटाफट से सुजैन से बात करती है और उसे सब कुछ समझाती है कि ये इतना बड़ा जो स्टॉर्म है, ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि पैट ही है, वो ही साइक्लोन है, वो ही सबको निकल रहा है, वो ही सबको मार रहा है और इस वक्त वो डियॉन को मारने जा रहा है। डियॉन उसके स्कूल के अंदर है, तुम कुछ भी करो, वहाँ पे सिक्योरिटी भेजो और डियॉन को बस पैट से दूर रखो। और अब तक पैट भी यहाँ पे स्टॉर्म बन के सीधा डियॉन के स्कूल के बाहर पहुंच चुका था और सीधा इतने सारे लोगों के बीच में होता हुआ स्टेज के पास में आ जाता है, जहाँ पे बच्चे खड़े थे। वो डियॉन के पास जाता है, उसे अपने पास बुलाता है। तो डियॉन यहाँ पे कहता है कि आपने मेरी मॉम से झगड़ा क्यों किया, आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है क्या। जहाँ पे पैट उसे बहुत प्यार से समझाता है और कहता है कि नहीं बेटा, हम दोनों बड़े हैं, हम दोनों के बीच में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है। मैं बस देखना चाहता था कि तुम सेफ हो या नहीं हो, तुम सेफ रहोगे तभी तो सारी चीजें ठीक रहेंगी, मुझे बस तुमसे 5 मिनट के लिए बात करनी है, क्या तुम 5 मिनट मेरे साथ चल सकते हो। तो डियॉन मना कर देता है कि नहीं, इस वक्त मैं अपनी दोस्तों के साथ में हूँ और मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो पैट बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि सिर्फ 5 मिनट की बात है, पक्का हम वापस आ जाएंगे, प्लीज मेरे साथ चलो। और डियॉन पैट के साथ में एक अलग दूसरे कमरे के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे फाइनली पैट सारी चीजें बोलने लगता है डियॉन को कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुमने उस दिन मेरी बीमारी को दूर करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम खुद बीमार हो गए थे, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम इसे कैसे दूर कर सकते हो। देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम प्लीज मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो डियॉन कहता है कि क्या मैं एक बार अपनी मॉम से बात कर सकता हूँ। तो पैट कहता है कि देखो तुम तो एक सुपर हीरो हो, वो बच्चे को बेमतलब के अंदर चढ़ा देता है कि सुपर हीरो सबकी जान बचाते हैं, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे सामने मर जाऊंगा, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हारी मॉम आएगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और आखिर के अंदर डियॉन बात मान जाता है और पैट से उसकी जो रिकवरी है या फिर कह सकते हैं उसकी बीमारी को दूर करने लग जाता है। इतनी देर
में निकोल भी फाइनली इसी स्कूल के अंदर पहुंच जाती है और अपने बेटे को ढूंढते हुए इसी पीछे वाले कॉरिडोर के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि डियोन पैट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निकोल को पता था कि इससे वो ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि पैट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि वो पावर्स को खींच रहा है अपने अंदर। वो डियोन को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन पैट निकोल के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देता है। डियोन भाग रहा था तो निकोल कहती है कि जल्दी जाओ यहाँ से, बस बाहर निकल जाओ। डियोन पैट से लड़ने के लिए आता है कि आखिर आपने मेरी मॉम को पकड़ क्यों रखा है, प्लीज इन्हें दूर कर दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो पैट कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा, बस तुम सारा प्रोसेस करने वाले थे, तुम बस बिल्कुल एंड मोमेंट पे थे, प्लीज उसे कंटिन्यू रखो और मुझे ठीक कर दो। डियोन कहता है मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। असल के अंदर वो आगे आके पैट के हाथ पे आग लगा देता है। इसी के चक्कर के अंदर निकोल और डियोन यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों फटाफट भागते हैं। इतनी देर में एस्पेरेंजा और जॉनथन भी आ गए थे। ये सारे लोग एक साथ में भागते हैं क्योंकि अब पैट बहुत बुरी तरीके से अपने स्ट्रोम के अंदर आ चुका था। हर तरफ अंधेरा हो चुका था, काले बादल, बारिश, सब कुछ था। इन सारी बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और उसके बाद में खुद उसे लड़ने के लिए बाहर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि अब तक उसने बायोना के लोगों यानी कि सुजैन वगैरह को सबको बुला लिया था। ये सब लोग बस कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतने बड़े स्ट्रोम को ये लोग हटाएंगे कैसे, पैट को कैसे हराएंगे। बच्चे अंदर थे और डियोन को पता था कि अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसकी मॉम जरूर मारी जाएगी, तो अच्छा होगा कि डियोन खुद बाहर चला जाए ताकि उसकी मॉम जिंदा रह सके। अब तक यहाँ पे निकोल सुजैन के पास जाती है और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि आखिर इस पैट को हराना कैसे है। तो ये दोनों ही एक सेम प्लान बताते हैं जो कि बिल्कुल बच्चों के प्रोजेक्ट के जैसा सेम था। तो सुजैन कहती है कि बायोना ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाया, ना कि तुम्हारे बच्चे ने, क्योंकि ये जो गर्म स्ट्रोम है इसके अंदर अगर गर्म हवा छोड़ी जाएगी तो ये स्ट्रोम अलग अलग हो जाएगा, इसके चिथड़े उड़ जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स। सभी मिलकर इसी चीज की कोशिश कर रहे थे। डियोन यहाँ पे बाहर अपनी पावर से पैट को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ निकोल को एक बहुत बड़ी लोहे की स्टिक चाहिए थी जो कि जॉनथन ने उसे दे दी थी। निकोल फटाफट से बाहर जाती है, उस लोहे की स्टिक को एक पाइप से बांधती है, उसके बाद उसी स्टिक को उसके अंदर फेंकने की कोशिश करती है। पता चलता है कि जो मार्क उसका पति था वो भी कहीं ना कहीं इनकी मदद करता चाह रहा था। अब तक यहाँ पे बायोना ने भी काफी ज्यादा गर्म हवाएं छोड़ी थी ताकि ये स्ट्रोम अलग अलग हो सके, और डियोन ने भी अपनी सारी फुल पावर का इस्तेमाल किया। आखिरकार ये बड़ा सा स्ट्रोम हट गया था, पूरी तरीके से गायब तो नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटी सी हवा के अंदर बन के उड़ गया था। तभी यहाँ पे काफी तेज बारिश होने लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे बाहर निकल के मार्क आ गया है, यानी कि निकोल का हस्बैंड। ये तीनों फैमिली आपस के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत अच्छी सी बात करते हैं। छोटा सा डियोन अपने फादर को सारी चीजें बताता है कि इतने टाइम के अंदर उसने क्या क्या किया, उसके नए नए दोस्त बने। मार्क भी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत ब्रेवरी से काम किया। लेकिन वो अपनी वाइफ को यानी कि निकोल को समझाता है कि ये चीजें हटी नहीं है, गायब नहीं हुई है, ये स्ट्रोम अभी भी यही कहीं है, ये किसी दूसरे रूप के अंदर आ सकता है, ये अभी तक मरा नहीं है और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। डियोन कहता है कि अगर बुराई नहीं गई है तो फिर अच्छाई भी नहीं गई है, मैं भी अभी तक यहीं पे ही हूँ, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। निकोल बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि वो मार्क को एक बार देख के फिर से खो देगी और वो वापस से चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे हक करती है, अपने पास में लेती है और कुछ ही देर के अंदर मार्क की सोल यहाँ से चली जाती है। मौसम बिल्कुल साफ हो गया था क्योंकि जो मेन स्ट्रोम था वो यहाँ से चला गया था। अब तक सारे बच्चे वगैरह सब एक दूसरे के साथ में ही थे, चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो गई थी। निकोल भी अपने बेटे डियोन को लेके घर आ गई थी। डियोन के पास में पावर्स अभी भी गई नहीं थी, उसके पास ही थी, और निकोल इन चीजों से डरी हुई भी थी, साथ में खुश भी थी। और उसे ये भी पता चलता है कि बायोना के लोग हमेशा से उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। सीन कुछ टाइम बाद के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। हमें पता चलता है कि वो जो एक खेती के अंदर काम करने वाला आदमी था जिसका छोटा सा बेटा था और शार्लेट ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया था, उसने अपनी ही आंटी को जान से मार दिया और उसके अंदर ही अब वो स्ट्रोम आ चुका है क्योंकि उसकी पूरी आईज ब्लैक हो गई है, वो बहुत बुरी तरीके से बदल गया है, एक इवल सुपर हीरो बन गया है और अब वही ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है डियोन को मारने के लिए, या फिर कह सकते हैं बाकी जिनके अंदर भी पावर्स है उन सबको मारने के लिए। इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से राइजिंग डियोन के सीजन 2 में, तब तक के लिए टाटा।